हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। माई सेल्फ सुनील यादव। हम आपके सामने आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारा क्लास 12th के फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले। अभी जो है आफ्टर 1 मंथ आपका एग्जाम है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में उनके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप पेशेंस रख करके देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है इस चैप्टर में, स्टार्टिंग में क्योंकि ये पढ़ा दिया जाता है बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारी जगहों पे, और उस समय बहुत सारे बच्चे लोग डिले भी कर जाते हैं एडमिशन लेने में, या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ के जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में चलेंगे, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उम्मीद है सारे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में कर ले जाओगे इसको करने के बाद। तो आइए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम नुकसान करे। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या लिखा हुआ है? 4 charges equal to minus q are placed at the 4 corners of a square and a charge q, small q, is at its center. If the system is in equilibrium, the value of q is. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो q की वैल्यू अपने को बतानी है कि q की वैल्यू जो है वो क्या होगी। बेटा सबसे पहली बात, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको एक क्या दिया हुआ है? आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये जो स्क्वायर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में जरा जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पढ़ करके उसका डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है? इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि 4 चार्जेस दे रखे गए हैं, और ये जो 4 के 4 चार्जेस दे रखे गए हैं वो माइनस क्यू वैल्यूज के हैं एंड कॉर्नर पे रखे हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू वैल्यू का, यहाँ पे एक चार्ज रखा है माइनस क्यू वैल्यू का, ऐसे करके सारे ही कॉर्नर पे माइनस क्यू वैल्यू के चार्ज रखे हुए हैं। माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है माइनस क्यू, इस जगह पे भी माइनस क्यू दे रखा गया है, ठीक है। बट सेंटर पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। सेंटर पे चार्ज क्या रखा हुआ है बेटा? स्मॉल क्यू। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सेंटर पे चार्ज क्या रखा हुआ है? स्मॉल क्यू रखा हुआ है। और अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे सिस्टम शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टम का मतलब ये चारों के चारों चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो पूछ रहा है कि इस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जो स्मॉल क्यू की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। देखो एक बात बताओ हमें, 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ऐसे सोचिए, मानिए ये माइनस क्यू होता ही नहीं, सपोज दैट ये माइनस क्यू होता ही नहीं, तो तुम किसी भी एक कॉर्नर वाले चार्ज के बारे में जब बात करते, ये वाला माइनस क्यू इस वाले माइनस क्यू की वजह से क्या करेगा? रिपल्सन शो करेगा। इस वाले माइनस क्यू की वजह से ये भी क्या करेगा? रिपल्सन शो करेगा। और ये वाला जो माइनस क्यू है ये भी इसको क्या करेगा बेटा? ऐसे ऐसे इसको भी ये क्या करेगा? रिपेल ही कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, ये फोर्स अलग होगा थोड़ा, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो चार्ज हमारे पास है, ये जो चार्ज हमारे पास है, ये तो नेट फोर्स जो महसूस करता उसकी वजह से दूर चला जाता। नेट फोर्स जो महसूस करता इसकी वजह से ये क्या करता? दूर चला जाता। देखो इसके ऊपर नेट फोर्स कैसे लगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि ये चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तभी जाकर के ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अब ये अट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये चार्ज देखा जाए तो ये तो माइनस क्यू था, नेगेटिव में था। दैट मीन्स कि इसका साइन क्या होना चाहिए? प्लस क्यू होना चाहिए। तो ये जितने भी दो ऑप्शंस नेगेटिव में दे रखे गए हैं ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव में होनी चाहिए, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज था तो ये वाले को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास होने वाला है। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो देखिए इस क्यू की वैल्यू कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि इस वाले चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो सबसे पहले इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। सबसे पहले इस वाले चार्ज के ऊपर क्या निकालो? नेट फोर्स निकालो। ध्यान देना ये सेंटर पे रखा हुआ था। नेट फोर्स निकालने के लिए पहले इस वाले एफ की वैल्यू जरा चेक करिए। ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसने लगाया? इस चार्ज ने इसके ऊपर लगाया। क्या वैल्यू इसकी आने वाली है? बताइए जरा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला कूलॉम फोर्स का फार्मूला लगा रहा हूं, Q1 Q2 बोले तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये जो कुछ भी है स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड आप अपने तरफ से ले सकते हो, ईच साइड से, तो उस ए का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखो एक बात मैं तुमको बताऊं, यहाँ पे जो भी हम फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पहले हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसमें सारे इस चैप्टर के फार्मूले बहुत डिटेल में हमने आपको समझा रखे हैं और फार्मूलों को डिराइव भी कर करके दिखा रखा है। तो फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम फार्मूले को नहीं बताने वाले कि कैसे वो फार्मूला आया, डायरेक्टली मैं मान के चल रहा हूं कि आप उस लेक्चर को देख करके यहाँ पे आए होंगे। हम डायरेक्ट उस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ लोगों को वो फार्मूला नहीं आता है या वो फार्मूले नहीं आए तो सबसे पहले आप जाइए उस लेक्चर को देख करके आइए, देन आफ्टर जो है वो यहाँ पे आइए, ठीक है बेटा।
नहीं तो फार्मूले हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो फोर्स का फार्मूला हमने कूलॉम फोर्स का फार्मूला लगाया 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो फोर्स ये होगा वही फोर्स ये भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाली डिस्टेंस अलग है तो ये फोर्स भी अलग होगा, और ये कितना होगा 1/4πε0 एंड क्यू दोनों चार्जेस दे रखे हैं तो ये क्या होगा q स्क्वायर। बट एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा गया था, ठीक है, स्क्वायर दे रखा था, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये डायगोनल होगी, और डायगोनल कितना होता है √2a। डायगोनल कितना होता है बेटा, √2a का स्क्वायर होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1/4πε0, और यहां पे आएगा q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। बात समझ में आई। अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इन तीनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर एडिशन होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन ही हमें करना पड़ेगा। तीनों का रिजल्टेंट हम जब निकालेंगे वो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, ये ऊपर वाले का और नीचे वाले का रिजल्टेंट निकालिए। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, फोर्सेस की वैल्यू क्या है सेम, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कितना आने वाला है बताइए। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और वो कितना आएगा √2 टाइम्स ऑफ एक फोर्स की वैल्यू, मतलब 1/4πε0 एंड q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। ये √2 कैसे आ गया डायरेक्टली, सुनो, इन दोनों के बीच का एंगल क्या था 90 डिग्री था, और वेक्टर एडिशन का फार्मूला क्या होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप उस फार्मूले में जाइए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दीजिए, और a और b दोनों की वैल्यू सेम है। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे बताया जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। एकदम हर एक छोटी से छोटी बात हमको नहीं बतानी है। वेक्टर एडिशन का आपका रिजल्ट डायरेक्टली आपको पता है, आप डायरेक्टली इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो हम लोगों को पता है, क्योंकि क्लास 11 में वेक्टर एडिशन बहुत ढंग से पढ़ाया जाता है, तो ये बात हमको पता है कि 90 डिग्री पे रिजल्टेंट जो आएगा, दो बराबर फोर्सेस हैं ये दोनों, तो √2 टाइम्स ऑफ सिंगल फोर्स हो जाएगा, एंड इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी, ये जो है ना इसी के अलोंग होगी, ठीक है। यानी ये जो फोर्स था और ये फोर्स जो था वो दोनों ऐड होकर के नेट फोर्स बना देंगे, तो इसमें प्लस हो जाएगा ये जो दूसरा वाला फोर्स है, यानी 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। तो ये हो गया नेट फोर्स जो एक चार्ज पे लग रहा है। अब ये वाला जो सेंटर वाला चार्ज है वो क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसके ऊपर नेट फोर्स क्या कर देगा, जीरो। नेट फोर्स क्या कर देगा, जीरो। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पे ये जो -q रखा हुआ है, इस पे जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा बेटा, मान लीजिए वो फोर्स है कुछ F" मान लीजिए, तो ये जो F" है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। F" इन दोनों के सम के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम of system, for equilibrium of system, right, क्या होना चाहिए कि F" मस्ट बी इक्वल टू ये जो दोनों फोर्स थे इनके सम के। ये जो दोनों फोर्स लिखे गए हैं √2 टाइम्स और एक में नीचे 2 है, तो √2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और प्लस 1 डिवाइड बाई 2 था एक में 1/4πε0 एंड q स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। अब ये F" की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जरा सोच के देखिए, इस डायग्राम में जाइए वापस। F" की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायगोनल का हाफ होगा, राइट। और फोर्स की वैल्यू हम कूलॉम फोर्स से निकाल पा रहे होंगे, यानी हम लिख पा रहे होंगे इस वाले फोर्स को 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई डायगोनल कितना है √2a, और √2a/2 करोगे, यानी उसको भी हाफ कर दोगे, इसके स्क्वायर कर देंगे, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज कॉमन, q स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा √2 + 1/2, √2 + 1/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 स्मॉल q डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आने वाला है बताओ, नीचे आएगा 2, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा q, और ये बचेगा बेटा √2 + 1/2, √2 + 1/2, ठीक है। अब इसका जब एलसीएम लोगे, इसका जब तुम एलसीएम लोगे तो q की वैल्यू क्या आएगी बताओ, कैपिटल Q तो वो होगा ही होगा, यहाँ पे आएगा 2√2 + 1, 2√2 + 1, और ये 4 नीचे चला जाएगा, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम जब लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी स्मॉल q की वैल्यू ये होनी चाहिए
2√2 + 1 / 4 होना चाहिए। तो वो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बेटा, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, कूलॉम फोर्स का फार्मूला आना चाहिए, और साथ में क्या आना चाहिए, वेक्टर एडिशन। फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर एडिशन के तहत ही चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत ही चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन possessing same kinetic energy enter an electric field in a perpendicular direction, the path of electron is more curved than that of the proton। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम है, और साथ में ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं। समझिए बात को। मान लीजिए सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेट्स से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मींस कि ये इस तरीके से एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो पार्टिकल हैं, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं, और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो कह रहे हैं कि कर्व किसका पाथ ज्यादा कर्व होगा, तो उन्होंने खुद ही बोल रखा है कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व देन द प्रोटॉन। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है, हमें एक ऐसा फार्मूला देना पड़ेगा जो ये जो कर्व पाथ बन रहा है, कर्व पाथ पहली बात तो क्यों बन रहा है ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जो कर्व पाथ बन रहा है उसकी कर्वेचर किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, हमें कुछ ऐसा फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो जरा ध्यान से समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेनेवर द चार्ज एंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली, राइट। तो हमने उसमें क्या सीखते हैं, आप समझिए बात को, कॉन्सेप्ट में रिवाइज कराता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम फार्मूले वाली वीडियोस देख करके यहां पे आए हुए हो, ठीक है ना, तो फार्मूले हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है, हम पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं अभी, जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है और मूव करता हुआ जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे पहुंचेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू होगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्यूई। इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यूई। वेलोसिटी किधर थी, आगे की तरफ थी, तो ये जो फोर्स लगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा। जब कभी भी आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में भी, और आपको एक बहुत छोटी सी बात है ये पता भी होगा कि जब कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो जो रेडियस बनती है, जो पाथ बनता है वो सर्कुलर बनता है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के लॉन्ग लगता है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वेलोसिटी आगे है, जैसे ही पहुंचा फोर्स नीचे लगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा। इसलिए इस जगह पे जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में चलने की कोशिश करेगा। अच्छा बाद में क्या हुआ वो बात की बात है, बट एट दिस इंस्टेंट जो वेलोसिटी और जो फोर्स है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहां पे वो तो सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा होगा, बट अगर बाद में परपेंडिकुलर नहीं रह पाएगा फोर्स वेलोसिटी के तो कोई और पाथ बन सकता है। बट एट दिस इंस्टेंट जैसे ही उसने एंटर किया, पाथ कैसा बनने की कोशिश हो रही है, सर्कुलर। वैसे आपको पता होगा ये जब आगे जाता है तो पाथ पैराबोला बन जाता है, सर्कुलर नहीं बनता है, बट जैसे ही इंटर कर रहा है एग्जैक्टली उस मोमेंट पे, अच्छा आगे पैराबोला क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं रह जाता, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी और फोर्स हमेशा नीचे ही रहेगा। तो यहां पे फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं रह जाएंगे आगे जाने के बाद, परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही समय पे है, कब, जब वो एंटर कर रहा है। तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ये जो फोर्स है वो किसके जैसे रोल प्ले करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे रोल प्ले करेगा। बात समझ में आ रही है आपको, है कितना वो फोर्स, क्यूई। तो इसका ये मतलब हुआ कि क्यूई जो है वो बराबर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² / r। तो हमारे पास ये बात समझ में आ रही है, यानी इस जगह पे जो कर्वेचर बनने की कोशिश हो रही है उसकी रेडियस कितनी है, r है। तो इस स्मॉल r की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, इस स्मॉल r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से, स्मॉल r बराबर आना चाहिए mv² / QE। बट इन्होंने क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का चर्चा किया था कि सेम काइनेटिक एनर्जी से वो एंटर कर रहे हैं, दैट मींस कि इस फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बनाइए। तो देखो ये mv² दिख रहा है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो आप ऐसा करिए ना, हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि हाफ बन जाए। तो यहां पे जब हम ऐसा करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू बन जाएगी हाफ ऑफ, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को सबसे बाहर कर लेते हैं, mv² एंड डिवाइड में क्या रह जाएगा, QE, डिवाइड में क्या रह जाएगा, QE। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ जरा, ये है काइनेटिक एनर्जी, ऊपर 2 भी आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, Q × E आ जाएगा। तो यानी कि जो कर्वेचर बनने की कोशिश हो रही है उसका फार्मूला ये बनना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या सेम था, जरा इस बात पे फोकस करिए। क्वेश्चन ने क्या क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, 2 तो चलो कांस्टेंट है, यानी यहां पे कर्वेचर डिसाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, चार्ज।
कर्वेचर डिसाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? चार्ज। और कौन से दो चार्ज पार्टिकल गिवन थे क्वेश्चन में? एक था प्रोटॉन और एक था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज देखो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पैराबोला होता है, बट कहीं ना कहीं ये बैकडोर पे एक छोटी सी बात मिस हो जाती है कि जैसे ही उसने एंटर किया, अच्छा परपेंडिकुलर जब एंटर करता है तब पैराबोला होता है, ठीक है, जैसे ही उसने एंटर किया एग्जैक्टली उस टाइम पे तो जो पाथ बनने की कोशिश होती है वो क्या होती है? सर्कुलर। आगे जाने की वजह से जब डायरेक्शन बदलती है तब वो पैराबोला नहीं रह पाता, अदरवाइज वो सर्कुलर ही होता है। बात समझ में आई? तो यहां पे हमारे पास रेडियस और चार्ज का कुछ ये रिलेशन है। क्वेश्चन में लिखा गया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करी गई थी, एंड वी नो कि दोनों का चार्ज सेम होता है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का सिर्फ अंतर होता है। दैट मीन्स कि दोनों का कर्वेचर तो सेम होना चाहिए। जबकि इसने असर्शन में क्या बोला था? देखो तो क्या बोला था कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड देन द प्रोटॉन। तो ये तो गलत हो गया, यानी असर्शन तो रॉन्ग हो गया। रीजन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ लार्जर कर्व ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। देखो स्मॉल मास तो इसमें आया ही नहीं ना बेटा, मास तो इसमें आया ही नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो पूछा जा रहा है उसका एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में नोन चीजें हैं उनके टर्म में आनी चाहिए। तो यहां पे उन्होंने मास तो दिया ही, हमारे फार्मूले में मास तो आया ही नहीं था। काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा किया गया था क्वेश्चन में, हमने फार्मूला बनाया उनके टर्म में, और उनके टर्म में फार्मूला बनाया तो फार्मूला हमारे सामने है, और इसमें चार्ज आ रहा है ना कि मास आ रहा है। जबकि यहाँ पे रीजन में पहली बात तो असर्शन गलत है, और रीजन में कुछ ऐसी बात रखी है जो भी वो भी होल्ड नहीं हो रही है। इसलिए सही आंसर किसका होगा? इसका क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा गया है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा गया है। ये डायग्राम थोड़ा आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं बताता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इफ एक्सिस ऑफ अ हॉलो कोन, ये कोई हॉलो कोन दे रखी गई है और इसका एक्सिस ऐसे बीच में दिखाया गया है, शोन इन द फिगर इज वर्टिकल, जैसा कि दिख रहा है। इट्स बेस रेडियस इज कैपिटल आर, ये जो बेस है इसकी रेडियस सर्कुलर होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी रेडियस दे रखा है। इट इज केप्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस है इसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक लगा करके रखी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके रखी गई है। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा गया है, इसको कॉलम 1 कर लेंगे, ये कॉलम 1 दे रखा गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, ओके, यानी ये फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में देखो करने का तरीका यही होता है, हम पहले से पढ़ करके तो क्वेश्चन नहीं आएंगे ना भाई, तो एक एक लाइन पढ़ करके हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू बेस ऑफ द कोन, यानी जो कोन का बेस है वहां से फ्लक्स की बातचीत हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हम आपको फार्मूले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं, ई ए कॉस थीटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जो एरिया होगी, यहाँ पे इसकी जो बेस की ये जो एरिया होगी, ये इतनी पूरी एरिया जो दिख रही है वो क्या होगी? पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म थी, तो ई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर मस्ट बी द आंसर। कहां दे रखा है बेटा? ई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर इज द आंसर, ये ई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन मस्ट बी पी, यानी ये पी वाला मैच करना चाहिए, यानी पहले का यहीं से मैच कर जाना चाहिए। साथ में नॉन जीरो भी ऑप्शन दे रखा है, यानी ये जीरो भी नहीं है, यानी कि पहले का ऑप्शन पी के साथ एस भी मैच करना चाहिए। पी के साथ क्या आना चाहिए? एस भी मैच करना चाहिए। जरा देखिए पहले का आंसर पी के साथ एस कहां दे रखा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? सी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम बाकी की चीजों को निकालने की कोशिश करें, देखो एग्जाम में तो तुम इतना ही कर करके आगे बढ़ जाओगे, बट जब कभी भी घर पे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस के, तो हर एक पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या पता एग्जाम में क्या मिल जाए। ठीक है, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और मैं यहाँ पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस निकाल के ले आएंगे उसकी भी टेक्निक बता रहा हूं, तो आप फोकस होकर के चीजों को देखिएगा। लिखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट ऑफ द कोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कर्व पार्ट कौन सा है? कर्व पार्ट बेटा ये पूरा इतना कर्व पार्ट है। तो अब ये कर्व पार्ट से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है? अब देखो फार्मूला तो फ्लक्स का होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। बट यहां जब कर्व पार्ट की तुम बात करोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, बट एरिया कर्व पार्ट की चलो हम मान रहे हैं तुम वो भी लिख लोगे, हम तो नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज ऑनेस्टली बताऊं मेरे को नहीं पता कि एरिया क्या होगी। बात समझ में आई? निकाल सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, राइट, विद इन सम सेकेंड, बट हमें अभी उसकी जरूरत होगी ही नहीं। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा तो हर जगह वेरी करेगा, थीटा तो हर जगह वेरी करेगा ना भाई। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, जैसा कि मैं आपको फार्मूले के लेक्चर में बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। एरिया वेक्टर क्योंकि ये ऐसे स्लैंट हाइट जा रही है, तो एरिया वेक्टर बार बार अपने डायरेक्शन को बदलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में,
भाई यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगी, बट यहाँ पे जाओगे तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगी, यहाँ पे जाओगे ऐसे जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसे है। तो आप समझिए बात को, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरी कर रहा है। तो ये तो कुछ ऐसा बन गया जो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। बट एक बात अगर तुम्हें याद हो, हमने क्या सिखाया था, एक बात अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्या सीखा था, बताइए जरा। हम लोगों ने क्या सीखा था भाई, कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां से एंटर कर रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां से एंटर कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई जो यहां से एंटर करेगा, जैसे ये लाइन ऐसे जाएगी, यहां से निकल जाएगी। तो ध्यान से देखो, तो बेस के रीजन से जो फ्लक्स यहां पे एंटर कर रहा है, ये जो कर्व सरफेस है, यहां से वही फ्लक्स क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट ऑफ द कोन, वो भी क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर ई होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर ई होना चाहिए। यानी बी पार्ट का आंसर भी क्या आने वाला है, पी आने वाला है। देखो दिया भी होगा इसमें, बी पार्ट का आंसर पी, और साथ में नॉन जीरो तो होगा ही होगा, यानी पी और एस दोनों ही हो जाएगा। बात समझ भाई। अगले पे आ जाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट एम एन क्यू पी। ये बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा गया है, ध्यान से समझिएगा। एम एन क्यू पी, ये मैं कुछ आइडिया तुमको देता हूं, जरा इसको तुम समझना क्या बोला जा रहा है। एम एन क्यू पी, एम एन क्यू पी आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे एम एन क्यू पी आपको दिख रहा है। ये देखो, ये लाइन एम एन क्यू कहां दिख रहा है, क्यू यहां पे दिख रहा है, और पी यहां पे दिख रहा है। एम एन क्यू पी, ये जो केवल इतना सा पार्ट बन रहा है ना, सिर्फ इतने से फ्लक्स पूछ रहा है। अजीब सी बात है, वहां पे एक तो हम लोग फाइव का फार्मूला ई कॉस थीटा, जो थीटा है हर जगह वेरी कर रही थी, अब उसमें भी उसकी वैल्यू हमको निकालने की बातचीत हो रही। कैसे निकालेंगे, जरा सोच के देखिए। देखो ये फ्लक्स कौन सा होगा, देखो अगर तुम यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ, सिमिलरली यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ, और यहां से परपेंडिकुलर, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो एम एन क्यूपी वाला रीजन है, वहां से कौन सा फ्लक्स गुजरेगा, जरा देखिए। इसको हम एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हम बनाते हैं इसको लेकर के, एक सर्कल हम बनाते हैं इसको लेकर के। तो देखो बेटा, ये जो नीचे का बेस है, बेस के इस हिस्से से जो फ्लक्स एंटर किया होगा, राइट, बेस के इस हिस्से से जो फ्लक्स एंटर किया होगा, वही फ्लक्स यहां से बाहर भी गया होगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो ये वाला फ्लक्स जो यहां से एंटर करेगा, इतने रीजन से, जो मैंने सेट करके दिखाया है तुम्हें, ये जो इतना रीजन से एंटर कर रहा है, यही फ्लक्स तो यहां से बाहर भी जाएगा ना, यही फ्लक्स यहां से बाहर जाएगा ऐसे, क्योंकि एम एन क्यूपी की बात सिर्फ कर रहा था। दैट मीन्स कि एम एन क्यूपी की कैलकुलेशन तो हम नहीं कर सकते, बट अब हम ये वाला कैलकुलेशन करेंगे कि यहां पे कितना फ्लक्स जो है वो एंटर कर रहा है। जितना फ्लक्स इस शेडेड रीजन से एंटर कर रहा होगा, उतना ही फ्लक्स एम एन क्यूपी वाले कर्व सरफेस से बाहर जा रहा होगा। तो अब आप कैसे निकालेंगे ये चीज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है इस पूरे पे ई है, अब हमें उसकी एरिया निकालनी पड़ेगी। ये जो तुमको ये सर्कल दिख रही है ना, ये ऐसे वाली, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, जिसको मैंने रेड कलर से यहां पे दिखा रखा है, इसकी मुझे इतने पार्ट की एरिया निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इतने पार्ट से ही वो फ्लक्स जो है वो एंटर कर रहा है। इतने पार्ट की मुझे क्या चाहिए, एरिया। अब ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी रेडियस चाहिए, ये अंदर वाले की रेडियस भी चाहिए, बाहर वाले की भी रेडियस चाहिए। देखिए ये जो है हमारे पास, ये इतना सा रेडियस कितनी है ये पता होना चाहिए, और साथ में ये पूरी रेडियस कितनी है ये पता होना चाहिए। अब इसके लिए तुम लगाओगे सिमिलरिटी लगाओगे बेटा। कैसे सिमिलरिटी लगेगी, क्यों लगेगी सिमिलरिटी, देखिए क्यों लगेगी सिमिलरिटी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस डायग्राम को थोड़ा इरेज करता हूं, ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा इरेज करता हूं। सिमिलरिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए समझिए बात को। यहां से एक बात समझो, ये वाली हाइट तो h/4 दे रखी गई है, सॉरी ये वाली हाइट तो तुम्हें क्या दे रखी गई है, h/4। ये हाइट जो दे रखी गई है वो h/4 दे रखी गई है। ये वाली हाइट भी क्या दे रखी गई है, h/4 दे रखी गई है। ये वाली हाइट भी आपको कितना दे रखी गई है, h/4, और ये भी इतना भी दे रखी गई है, h/4। बात समझ में आई। अब आप बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट, टोटल हाइट h होगी, टोटल हाइट h होगी, तो h/4 और h/4 बोलोगे h/2 आएगा। यानी ये बची हुई जो हाइट होगी, बीच वाली जो हाइट है, ये ज्यादा मैंने दिखा दिया, इसको थोड़ा आप करेक्ट करिए। बची हुई जो हाइट है सिर्फ इतना, ये जो इतना सा बचा हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इट विल बी h/2। ये कितना होगा, h/2 होगा, ठीक है। अब जरा और बात समझिए, मैं अगर इसमें सिमिलरिटी लगाऊं, किस सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं, देखना हम लोगों ने किया क्या था, हम लोगों ने यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर डाला था, एक परपेंडिकुलर हमने यहां से ऐसे गिराया था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किस रेडियस की बात कर रहे हैं हम निकालने की, हम बात कर रहे हैं एक तो ये वाली रेडियस निकालने की बात कर रहे हैं, और दूसरी हम कौन सी रेडियस निकालने की बात कर रहे हैं बेटा, दूसरी रेडियस हम ये वाली निकालने की बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, और ट्रायंगल में आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो,
ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो अब ये बताओ हमारे पास कि हमें क्या दिख क्या रहा है भाई, हमें अगर ये वाली रेडियस निकालनी है, हमें अगर ये वाली रेडियस निकालनी है, हमें अगर ये वाली रेडियस निकालनी है, राइट। तो हमें तो ये साफ साफ दिख रहा है, देखिए ध्यान से जरा, ये जो डिस्टेंस है वो बराबर ही होने वाली है, ये जो डिस्टेंस है वो बराबर ही होने वाली है, राइट। तो ये बताओ, ये जो एक ट्रायंगल तुमको नजर आई जिसमें ये जो बेस बनने वाला है ये इतना, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये ऐसे, इसकी हाइट कितना दे रखी है h/4 और रेडियस इसकी कुछ आ गई, मान लो हम लोग ये जो रेडियस है ये हम लोग निकालने वाले हैं, ये रेडियस कुछ आ गई, मान लो r1 आ गई। ऐसे ही ये जो बड़ी सी ट्रायंगल इतनी सी जो दिख रही है इसको भी तुम सोच सकते हो, तो इसकी हाइट क्या दिखेगी h/2 और h/4, h/2 और h/4 बनेगी उसकी हाइट। तो मैं बड़ी सी ट्रायंगल बनेगी वो दिखा देता हूं ऐसे, ठीक है, h/2 और h/4 करोगे तो कितना आएगा 3h/4, 3h/4। तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी r2, इसकी रेडियस क्या बनेगी r2। और एक तो अपना है ही ये बड़ा वाला जिसकी हाइट कितनी है h है और रेडियस कितनी है r है। ये बड़ी वाली ट्रायंगल बिल्कुल अगर दिखाएं तो बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट कितनी है h है और रेडियस कितनी है बेटा r है। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पे एक बात देखिए हमारे पास कि ये जो हाइट है वो हाइट किस रेशियो में, h/4 और 3h/4 यानी 1:3 में आ रही है। हाइट किस में आ रही है 1:3 में आ रही है। अच्छा ये पूरी हाइट कितनी है 4h/4। ये पूरी हाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, पूरी हाइट को क्या लिख सकते हैं 4h/4 लिख सकते हैं, 4h/4 लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये रेडियस हम लोग x माने तो ये रेडियस क्या होगी बेटा 3x और ये रेडियस क्या होगी 4x, ये रेडियस क्या होगी 4x। यानी जिसे तुम r बोल रहे हो वो 4x है, जिसे तुम r बोल रहे हो वो कितना है 4x है। यानी x की वैल्यू किसके बराबर r/4 के बराबर, x की वैल्यू किसके बराबर r/4 के बराबर। दैट मीन्स कि ये जो r1 है वो कितना है r/4 और ये जो r2 है वो कितना है 3r/4। इसका मतलब हमने ये रेडियस निकाल लिया, ये वाली रेडियस है r/4 और ये बड़ी वाली जो रेडियस दिख रही है इतना, ये कितना है 3r/4। ध्यान से समझ लेना ये क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि आंसर तो हम इसका पहले भी निकाल चुके हैं, राइट। अब तुम्हें करना क्या है, फ्लक्स ही तो निकालना था। तो फ्लक्स क्या होता है EA cos थीटा, फ्लक्स होता है EA cos थीटा। तो इसका मतलब फ्लक्स आएगा E और पूरी बड़ी सी एरिया क्या आएगी πr², रेडियस कितनी है 3r/4, उसका क्या करोगे स्क्वायर, माइनस πr/4 का स्क्वायर, माइनस πr/4 का स्क्वायर। क्या ऐसे ही होगा? तो यहां पे क्या आंसर आने वाला है बताइए जरा। यहां पे E तो चलो बाहर ही है, यहां पे E तो बाहर ही है, राइट। अब जो है E को हमने बाहर कर लिया, πr² को भी बाहर कर लिया, πr² को भी बाहर कर लिया। यहां पे क्या बचेगा बताइए 1/16 माइनस, और यहां पे क्या बचेगा 3 3 9, सॉरी 9 इंटू 1/16 माइनस 1/16, ठीक है 1/16। तो ये क्या बनने वाला है E इंटू πr², 9 माइनस 1 8, 8/16, 8/16 कैंसिल करोगे तो ये क्या आंसर आएगा E इंटू πr²/2। दैट मीन्स कि वो जो हमारे पास एरिया दे रखी गई थी कर्व सरफेस एरिया, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट ऑफ MNQ जो होगा वो क्या होगा πr² E/2 होगा। ये जो πr² E/2 होगा। अगेन एक अच्छा कैलकुलेशन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना चाहिए, एक बार खुद से करना चाहिए, नहीं आए तो दोबारा पॉज करके रिपीट करके इसको देख लीजिए। सिमिलरिटी थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल की गई है, हालांकि देखो इसका आंसर तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, बट ये आपको कैलकुलेशन नो डाउट आना चाहिए, ठीक है बेटा। अगला पार्ट इसने बोला था नेट फ्लक्स थ्रू द इंटायर कोन। देखो जब कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज्ड बॉडी रखी होती है, कोई भी क्लोज्ड बॉडी रखी होती है, तो उसका नेट फ्लक्स हमेशा क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि जितनी लाइंस एंटर करती हैं उतनी ही लाइंस बाहर भी चली जाती हैं। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसका आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए चलिए, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, हम लोग एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो बहुत सारा बड़ा लंबा लेक्चर ये हो जाएगा। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पेशेंस बना करके टुकड़ों में जाकर के इस लेक्चर को पूरा जरूर फिनिश करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद है इसको करने के बाद और साथ में फार्मूले वाला लेक्चर करने के बाद आपको ये चैप्टर पूरे के पूरे नंबर दिला देगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बच्चे लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम भी आती है, बहुत अननेसेसरी चीजें भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम अननेसेसरी कोई भी बात नहीं करेंगे, एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड ही बातें हो रही हैं, तो आपको इसको पूरा देखना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। गॉस लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस पे बेस केस दे रखी गई है।
और ये आपके सामने देखो केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो स्टेटमेंट लिखा होता है बेटा, उसे पढ़ने के बगैर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आप उसको ना पढ़िए, डायरेक्टली स्किप करके क्वेश्चंस पे चलिए। क्वेश्चन अगर ना आए पहले, देन आफ्टर आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़े रखे होते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े रखे होते हैं, वही चीजें उस पैसेज में लिखी होती है। तो आइए हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे पहले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ठीक है, ये केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है। इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, ठीक है, ये केस बेस्ड जो क्वेश्चन था वो हमारा गॉस थ्योरम पे बेस्ड था। और क्वेश्चन में कह रहा है इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बट ये कह रहे हैं कि केवल पॉजिटिव चार्ज है या केवल नेगेटिव चार्ज है, देन ई इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस एरिया वेक्टर को बताता है। तो ये कह रहे हैं कि ई डॉट डीएस इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन एनी सरफेस, ई डॉट डीएस इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी सरफेस। अब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई, जैसे अभी हम पीछे करके आए कोन वाला क्वेश्चन, तो मान लो कोन ही ले लिया हमने, कोन एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, एक ही टाइप का चार्ज सपोज दैट यूनिवर्स में है, और वो चार्ज है केवल पॉजिटिव चार्ज है। चलो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी दे देते हैं, कोई प्लेट है उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब जरा सोच करके देखो, यहां से क्या होगा, लाइंस पॉजिटिव चार्ज से एंटर करेंगी, ऐसे अंदर अंदर जाते हैं, यहां से बाहर हो जाएंगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी ही लाइन क्या हो रही है, बाहर भी चली जा रही है। यानी यहां नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। तो यहां पे तो जितनी लाइंस अंदर हो रही हैं उतनी ही बाहर हो रही हैं, यानी नेट फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो। कि ऑप्शन जबकि बोल रहा है कि इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस कि ये तो गलत है। ठीक है बेटा, सेकंड में बोल रहा है ई डॉट डीएस कुड नॉट बी डिफाइंड। ई डॉट डीएस हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चार्ज के केवल एक टाइप के हो जाने से गॉस थ्योरम थोड़ी फेल हो जाएगी। कोई भी चार्ज हो तो नेट चार्ज इंक्लूज की बात करता है भाई। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि फाई नेट फॉर एनी क्लोज सरफेस जो होता है वो क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। वो जो पैसेज है उसमें भी यही लिखा होगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होगा। तो क्यू इनक्लोज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लोगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ले लोगे, दोनों है तो दोनों मिला करके ले लोगे। तो कुड नॉट बी डिफाइन का कोई सेंस नहीं है। ई डॉट डीएस बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का तो कोई लॉजिक ही नहीं। इनफाइनाइट मतलब कैसे, ई डॉट डीएस बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कुछ तो होगा, इनफाइनाइट थोड़े हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आपने देखा यहाँ पे हमने सही आंसर पहले टिक नहीं किया, पहले गलत आंसर टिक किया, और अब आप उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो वो सही ही होगा, क्योंकि ये कह रहा है ई डॉट डीएस बराबर जीरो इफ चार्ज इज आउटसाइड। ये देखो ना, चार्ज हमने बाहर लिया था आउटसाइड। ई डॉट डीएस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ चार्ज इज इनसाइड। अगर चार्ज अंदर है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इफ अ चार्ज 10 माइक्रो कूलम्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यहां पे देख रहे हैं आप, चार्ज भी दे रखा गया है, ठीक है, चार्ज भी दे रखा गया है यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम्ब, और उसके बाद से रेडियस भी दे रखी गई है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितना दे रखी गई है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमीस्फीयर इन एमकेएस यूनिट। ये जो हेमीस्फीयर है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बतलाना है कि इससे कितना होगा। देखो अगर हम लोग इमेजिन करें कि इसके ऊपर ही इसको कंप्लीट स्फीयर अगर इमेजिन कर देते तो पूरे स्फीयर से जो फ्लक्स गुजरता वो क्या गुजरता, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम क्लोज्ड बॉडी के लिए वैलिड होती है। तो क्यू इनक्लोज हमारे पास दे रखा गया है, क्यू इनक्लोज हमको दे रखा गया है कितना, 10 माइक्रो कूलम्ब। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रो में 10 टू द पावर -6 होता है, एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 टू द पावर -12। ठीक है, एमकेएस यूनिट में सारा जा रहा है। बट क्वेश्चन में पूरे स्फीयर की तो बात ही नहीं करी गई थी, बात करी गई थी केवल आधे की। तो देखो ये जो चार्ज होता है ना वो हाफ लाइंस, देखो इसकी लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे इधर से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऊपर से भी जाएंगी, ऊपर से भी जाएंगी। बट ऊपर वाला फ्लक्स स्फीयर तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये जो ऊपर की जो लाइंस है, हाफ लाइंस तो ऐसे ही कट गई ना, हाफ लाइंस तो ऐसे ही कट गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ नीचे वाली लाइंस ही होगा। दैट मींस कि ये जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आंसर लिखा है हमने, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 8 2 जा 16 होता है। मैं इसको अगर 16 ही लगभग मान लूं, एंड 10 टू द पावर -12। मैंने अप्रॉक्सीमेट आंसर किया है क्योंकि आंसर्स में ऑप्शंस में काफी सारा गैप दे रखा है। तो हमारे पास देखो ये क्या है, 16 के टेबल में 16 टाइम्स में क्या होती है, 16 6 जा 96, और ये 100 के आसपास आ रहा है। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी। देखा आपने, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना है आपको, अंदाजा लगा करके भी हो सकता है, बिकॉज ऑप्शंस काफी दूर दूर दे रखे गए। आप कैलकुलेट करके देखिए, यही आंसर आएगा। पूरा हमने कैलकुलेट नहीं किया बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये एग्जाम में भी टेक्निक फॉलो करनी है टाइम बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
इसी का अगला पार्ट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया एस इंक्लोजिंग चार्ज क्यू इज 5 इफ द सरफेस एरिया इज डबल देन द फ्लक्स इज। देखो कोई भी क्लोज सरफेस है, राइट, और क्लोज सरफेस को एस बोला गया है, कह रहा है कि इससे फ्लक्स 5 गुजर रहा है, राइट। अब ये कह रहे हैं कि इसको डबल कर दिया, भैया डबल कर दो तो क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ लाइंस तो सेम होंगी, जो पहले से लाइंस निकल करके आएंगी वही तो बड़े वाले से भी जाएंगी, क्योंकि चार्ज अंदर ही है। देखो इनक्लोज चार्जेस कहीं लिखा था, ये इनक्लोज सरफेस एरिया मतलब चार्ज उसके अंदर है। तो एरिया अगर डबल भी कर दोगे, एरिया अगर डबल भी कर दोगे तो नंबर ऑफ लाइंस तो सेम रहने वाली हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बात आपको समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अ गॉसियन सरफेस इंक्लोजेस अ डाइपोल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज। एक बात बताओ, डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, तुम्हें पता ही है, डाइपोल पढ़ा चुका हूं बेसिक लेक्चर में, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जब कभी भी डाइपोल रखोगे नेट चार्ज जीरो होगा, इसलिए फ्लक्स भी जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला फिर से समझिए, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो फार्मूले वाला लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। फार्मूले वाले आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बट ये जितने फार्मूले मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्वेश्चंस निकाल करके लेके आ रहा हूं, ये सारे मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा रखा गया, बहुत छोटी सी वीडियो भी है, तो आप उसको देख करके ही इस लेक्चर पे आइए। और एक बात हम लोग और कर लेते हैं, यहां पे जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं इस पे हम लोग मंडे के दिन, आज आपका सैटरडे है, कल संडे होगा, मंडे के दिन हम लोग इस पे क्विज भी रखेंगे, तो हम देखेंगे कि तुम्हें कितना ये चीजें समझ में आ गई हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स such that they attain equilibrium with respect to each other. Okay, a conducting wire connects two charge conducting sphere. तो दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स दे रखे गए, फाइन, और इसको दो किसी वायर से कनेक्ट किया गया और ये चार्ज थे पहले से, फाइन। अब इसने बोला है कुछ देर बाद, देखो जब ये पहले से चार्ज होंगे, जैसे मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 शुरू में, और तुमने इनको जोड़ा, जब तुमको जोड़ोगे तो चार्ज सेटल करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, एक समय के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये दोनों कैसे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, यानी कि ये तो तुमने जब ऐड किया दोनों को वायर से तब की कहानी है। इक्विलिब्रियम कब आती है जरा मुझे बताइए, जब कभी भी दो, ध्यान से समझना, हालांकि ये अगले चैप्टर में यूज होता है, जब कभी भी दो बॉडीज, चार्ज बॉडी को जब आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे फ्लो करता है, तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है, वो कहना चाह रहे हैं कि दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है, ठीक है, ये इसका मतलब था इक्विलिब्रियम। आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर इज वेरी लार्ज, यानी बहुत दूर दूर है, कंपेयर टू आइदर ऑफ देयर रेडियाई, यानी दोनों की जो रेडियाई है, एक की रेडियस अगर मैं R1 मान लूं, अगले की रेडियस को अगर मैं R2 मान लूं, तो R1 R2 के रिस्पेक्ट में ये बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है। देखो ये बात क्यों बोली गई है, वो ये बात इसलिए बोली गई है ताकि यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ना हो पाए, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन अगर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन अगर हो जाएगा तो चार्जेस उसके हिसाब से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन्होंने बोला है ना ये बहुत दूर दूर है, मतलब इंडक्शन को अवॉइड करने के लिए। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर्स इज, दोनों के, यहां की बात कर रहा है, ध्यान देना, वहां की बात नहीं कर रहा है, दोनों के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखो ये बात आपको हम बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, आपको फार्मूला उसका पता है कि नहीं पता है, बताइए। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं उसे E1 नाम दे दूं, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E2 नाम दे दूं, तो फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में चले जाइए, फार्मूलों के लेक्चर में जाइए, वहां से पढ़ के आइए। फार्मूला हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, जहां R का मतलब रेडियस होता है, ये होता है फार्मूला। तो यहां पे अगर हम लिखें तो E1 की हमें जरूरत पड़ेगी, E2 की जरूरत पड़ेगी, और E1 E2 लिखने के लिए हमें Q1 Q2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस में वो रेडियस के टर्म में दे रखा है, तो रेडियस तो डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएगा, बट ये चार्ज चाहिए मेरे को। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले व्यवस्था कर लेते हैं कि चार्ज कैसे आएगा। तो देखो पोटेंशियल सेम होगा, V1 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, V2। अच्छा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल स्फीयर के सरफेस पे जब तुम बात करते हो, दोनों के फार्मूले में बस एक ही अंतर है, यहाँ नीचे स्क्वायर होता है, वहां स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या रिजल्ट आने वाला है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R1, और यहां आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई R2। तो यहां से कॉमन पार्ट कट जाएगा और हमें साफ साफ दिख रहा है कि Q1 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू बराबर है Q2 डिवाइड बाई R2 के।
अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत कर रहे थे ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो बतलाइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो हम लोग निकालते हैं भाई, फार्मूला लगाते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सामने तो लिखा ही हुआ है, तो तुम E1 निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। E2 जब निकालोगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आएगा Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो तो E1 बाई E2 बराबर होना चाहिए, कॉमन पार्ट कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, Q1 बाई Q2 मल्टीप्लाई बाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। और Q1 बाई Q2 हमने अभी निकाला, किसके बराबर है, Q1 बाई Q2 R1 बाई R2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दो तुम क्या, R1 बाई R2 इंटू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर। तो R1 से R1, R2 से R2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास E1 बाई E2 जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है बताइए मुझे, R2 डिवाइड बाई R1। क्या निकल के आ रहा है, R2 बाई R1। तो R2 बाई R1 कहां दे रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा गया है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फार्मूले अगर आपको पता है तो हो जाएंगे, और ध्यान रखिए एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग से नहीं आता है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग दिस थ्योरम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डाल रखा हूं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कितना आसान है, according to Gauss theorem for any closed surface net electric flux is given by 1 by epsilon naught times of net electric charge enclosed by the surface। ठीक है, लिख लेना जो मैंने अभी बोला है। Using this theorem derive an expression for the electric field due to infinitely long straight wire of the linear charge density lambda। आ जाइए इधर जरा, ये है हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डिस्टेंस r पे। ये जो कोई डिस्टेंस है r, मतलब ये हमारे पास वायर है, वायर से कुछ डिस्टेंस r पे, मैं एक दोबारा डायग्राम बना लेता हूं। जैसे मान लो हमारे पास ये वायर है और ये लॉन्ग वायर है, तो इसकी लेंथ बहुत ही बड़ी है, राइट। और इससे कुछ दूरी पे जाके हमें एक पॉइंट दिया गया है, तो हमें इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ जो होती है उसी को लैम्डा कहते हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको फार्मूले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी गई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी गई है। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, गॉस थ्योरम से ही लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हम वहां से गॉसियन सरफेस मानेंगे, किस शेप का, सिलेंडर के शेप का। हमने यहां से ऐसे सिलेंडर एज्यूम किया, कुछ लेंथ का, एल लेंथ का सिलेंडर एज्यूम किया। तो अब अगर इस सिलेंडर के लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा, सिलेंडर के लिए हम क्या लगाएंगे, मतलब हमने क्या बनाया, यहां से पास होता हुआ ऐसे एक सिलेंडर बनाया एल लेंथ का, ऐसे एल लेंथ का, ये लेंथ एल है, एल लेंथ का हमने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। इसकी रेडियस वही होगी जो स्मॉल आर है। अब इसके तीन सरफेस होंगे, देखो ध्यान से, ये ऊपर वाली सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस, और एक होगी कर्व सरफेस। तीनों सरफेस का फ्लक्स लिख दो, जोड़ दो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए। तो ये बताइए, अगर मैं देखूं कि इस जगह पे एरिया वेक्टर किधर होगी, तो वो होगी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर ऊपर, एंगल कितना, 90 डिग्री। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एरिया वेक्टर नीचे। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और एरिया वेक्टर नीचे जा रही है, ठीक है, क्या बात समझ में, यहां पे भी 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है E cos थीटा, थीटा 90 डिग्री, फ्लक्स 0। और यहां पे कर्व सरफेस में होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन यहां पे क्या होगी, सेम होगी। तो बस यही फ्लक्स हमारा Q इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। वही डायग्राम में हमने दिखा रखा है। यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर। और अगर ये जो फ्लैट सरफेस है उनके लिए देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, गॉस थ्योरम से अगर इस सवाल को करना है तो आप ऐसे करेंगे, गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे बताइए, गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन E dA cos थीटा बराबर होना चाहिए Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। फॉर एनी क्लोज सरफेस गॉस थ्योरम अप्लाई होती है, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। तो इंटीग्रेशन E dA cos थीटा जब तुम करोगे तो ये पूरे क्लोज सरफेस में दो सरफेस का तो फ्लक्स 0 ही हो गया। तो यहां पे क्या लिखोगे, E इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री, मैं कर्व सरफेस की बात कर रहा हूं। और बचे हुए में क्या लिखोगे, 0 + 0, और ये बराबर Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आया, तो सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, लेंथ कितनी है L, तो चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू L, क्योंकि चार्ज होता, लैम्डा क्या होता है, चार्ज बाई लेंथ, तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू लेंथ, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और ये एरिया किसकी है, कर्व सरफेस की एरिया है, ये एरिया किसकी है, कर्व सरफेस की एरिया है। और कर्व सरफेस की एरिया कितना होती है, 2 पाई RL,
ये बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा इंटू एल, एल से एल कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, अच्छा यहाँ पे डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट भी होता है तो यहाँ पे डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा डिवाइड बाई एल इज द आंसर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रूविंग। 3 से 4 लाइन की, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। गॉस थ्योरम मैंने अप्लाई किया, गॉस थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा, राइट हैंड साइड लिखा। ये फार्मूला कहां से आया, कैसे आया, वो मैं फार्मूले के लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है ये, राइट। बहुत ही आसान सा है, देखो बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर है, आप उसको जरूर एक बार देख करके यहाँ पे आइए, छोटा सा ही लेक्चर है और बाकी क्वेश्चंस यहाँ से सीख लीजिए, देन आफ्टर आप एग्जाम में फोड़ करके आओगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़े तो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन लैम्डा डिवाइड बाई एल इज द आंसर। डायग्राम तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे इच्छा करे वैसे बना सकते हो, सब एक ही तरीके से। अच्छा ये क्या है, इसके सेकेंड पार्ट के लिए हमारा देखो, ये हो गया, पहला पार्ट हो गया। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any area are called या are the measurement of electric flux for that area। इसकी यूनिट की जहां तक सवाल है, फ्लक्स का फार्मूला होता है EA cos थीटा, तो यहां से तुम इसका यूनिट बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, एरिया होती है मीटर स्क्वायर, cos थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट, ठीक है। use Gauss law to obtain the expression for the electric field due to uniformly charged infinite plane sheet of the charge। ये सारी प्रूविंग्स हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो आपको ये जो प्लेन सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालनी है, इसी के लिए हमने ये डायग्राम दे रखा है। देख ये हमारे पास प्लेन सीट है, तो प्लेन सीट की जो डेरिवेशन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम ये मानते हैं कि उसमें एक सिलेंडर है जो पेनिट्रेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। इस सिलेंडर के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, गॉस थ्योरम। अच्छा ध्यान रखने की बात है कि हमारे पास एक सीट है और सीट से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये सीट दे रखी गई है, यहां से कुछ दूरी पे हमें एक पॉइंट दे रखा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे ऐसे समझिए, ये है हमारे पास सीट, मेटल की सीट है और इससे x दूरी पे एक कोई पॉइंट दे रखा गया है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस सीट पे चार्ज दे रखा गया है, इस सीट पे हमें क्या दे रखा गया बेटा, चार्ज दे रखा गया है। अब सीट पे जो चार्ज होता है वो इनफाइनाइट सीट है, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी दिया होगा सिग्मा, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया, कितना चार्ज है कितने एरिया पे है, दैट इज सिग्मा, ठीक है। तो हमें जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, गॉस थ्योरम उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और गॉस थ्योरम जो है गॉसियन सरफेस जो है उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए काम करता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस अगर आपको लेना पड़ेगा तो यहां पे एक सिलेंडर पेनिट्रेट करता हुआ मानना पड़ेगा कि एक सिलेंडर है जो इस पार से उस पार निकल रहा है इस सीट के अंदर, वही डायग्राम वहां पे दिखाया गया है। मतलब सीट है एक तरीके से, उसमें ऐसे सिलेंडर जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। अब इस सिलेंडर के लिए हमें गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम कहता है इंटीग्रेशन, कलर बदल देते हैं, इंटीग्रेशन कौन सा कलर रख लें, चलो। तो गॉस थ्योरम कहता है कि इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और ये बराबर होता है बेटा Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये बताइए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी, साफ साफ दिख रहा है, एरिया वेक्टर भी आगे ही होगा, एरिया वेक्टर भी आगे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे ही होगी। इस जगह पे एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी, एंगल बनेगा 90 डिग्री, खेल खत्म, फ्लक्स 0, ठीक है। यहां पे भी तो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, एरिया वेक्टर भी पीछे, तो ये जो कर्व सरफेस है इस पे तो फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, कर्व सरफेस से तो फ्लक्स गुजरेगा ही। तो ये जो क्लोज सरफेस की बात हो रही है, तो तीनों को जोड़ के लिखना था, तो ये वाला जो फ्लैट सरफेस है इसका कितना आएगा E इंटू ए, दूसरे वाले का कितना आएगा E इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E एरिया ए। बट ये जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ थीटा 90 डिग्री आएगा ना इसके लिए, और ये बराबर होना चाहिए Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स है ये जो सिलेंडर है ये कितना एरिया अपने अंदर ले रहा है, केवल इतना ऐसे एरिया। ये जो जब सिलेंडर इसमें पेनिट्रेट करते हुए जाएगा तो इस सीट का केवल इतना सा हिस्सा ही तो अपने अंदर लेगा, तो उस पे कितना चार्ज है वही तो है सिलेंडर के अंदर, Q इनक्लोज लेते हैं हम लोग, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2EA बराबर सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना आएगी बेटा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने दोनों पार्ट इसके कर लिए इस क्वेश्चन के, यस, कुछ और तो नहीं पूछा था, फाइन। तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं।
2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5r at a distance small r between them, okay, experience an electrostatic force F। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दो चार्ज हैं, बीच में कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा गया है, दो चार्ज हैं Q1 Q2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा गया, बीच की दूरी r दे रखा है, ये फोर्स महसूस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो फोर्स रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, नीचे 5 भी आ जाएगा क्योंकि K की वैल्यू 5 है। आगे इसने बोला है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस r विल बी। देखो वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में तो केवल इतना ही फोर्स लगता है, यानी तुमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 5 को इधर भेज दो तो 5F इज द आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5। वैक्यूम में फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, वैक्यूम में फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, बट जब किसी मीडियम में जाते हो तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये होता है मीडियम में और ये होता है वैक्यूम में। तो आप देख लीजिए इसमें K एक्स्ट्रा है, K कितना दे रखा है 5 और उसी की वैल्यू F दे रखा था। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गॉस लॉ का फिर से स्टेटमेंट दे रखा गया है, राइट, और ये सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तब जाकर के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, केस स्टडी वाला क्वेश्चन था। 8 डाइपोल्स ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, क्यूब के अंदर 8 डाइपोल दे रखे हैं, द टोटल फ्लक्स जीरो, कहाँ है जीरो, ये है ना, क्योंकि हर एक डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है जीरो होता है, और 8 डाइपोल रख लो 10 डाइपोल रख लो, क्यूब के अंदर रखे होंगे तो नेट चार्ज जीरो ही होगा, और नेट चार्ज जीरो होगा तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल आउटवर्ड नॉर्मल फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज आउटसाइड, नहीं 1/ε0 टोटल इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, यस 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। गॉस थ्योरम में क्या होता है कि नेट फ्लक्स जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज, कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्या चार्ज है वो लिखते हैं, बाहर वाला नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसने जो है सारे ऑप्शंस अगर देखोगे तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है जो सही है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल, देखो ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से होता है अल्फा पार्टिकल। एक न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन के चार्ज से ही अल्फा का चार्ज डिसाइड होगा, यानी अल्फा का चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इन्होंने फ्लक्स की बात करी थी कि फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कितना होगा भाई, क्यू इनक्लोज यही होगा, प्रोटॉन है अंदर अल्फा पार्टिकल, सॉरी 10⁻⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12, 8.85 10⁻12, 16 टू द 32 तो 3.2 और 10 टू द पावर हम कर लेते हैं इसको 12 में से ये चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 2 9 होता है, एंड यहाँ पे हो जाएगा 8.85, तो 8.85 बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। अब इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डेसिमल हो जाए, तो 320 डिवाइड बाई 885 हो जाएगा, एंड 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8 3 24 और 8 4 32, 4 तो दिया नहीं, 3 है तो 3.6 10 टू पावर -8, 3.6 10 टू पावर -6, इन्हीं में से कोई आएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, तो जो कैलकुलेट करोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग टाइम नुकसान नहीं करते, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर शोज द 3 पॉइंट चार्जेस 2q -q + 3q, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन ऑफ द चार्ज थ्रू एस। नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना, 2q और -q साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो 2q और -q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या आएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा गया है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग अ क्लोज्ड सरफेस आर रिस्पेक्टिवली ऑफ मैग्नीट्यूड φ1 एंड φ2, देन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सर्फेसिस। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्यूब वाला जो सवाल किया था, अगर सोच के देखिए कि एक तरफ से फ्लक्स φ1 एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से फ्लक्स φ2 बाहर निकल करके जा रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे बताइए जरा। अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, राइट, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास
ठीक है बेटा, ओके ओके। आप जो है क्वेश्चन में पीछे जाइए, ये था क्वेश्चन हमारे पास, फिगर शोज द 3 पॉइंट चार्जेस, ये तो हमने कर लिया था, इसके बाद वाला था, ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन था हमारे पास, और वो था क्वेश्चन अभी अभी जो हमने लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन, आप इसको पढ़े होंगे, अभी इसको जो है हमको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा, डिलीट हो गया जल्दी से। तो आप देखिए उसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि एक तरफ से φ1 फ्लक्स एंटर कर रहा है, एक तरफ से φ2 फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो कितना चार्ज है। मतलब ये कोई बॉडी है, इसके अंदर जो फ्लक्स जा रहा है वो क्या है, φ1 है, और जो बाहर फ्लक्स निकल रहा है वो क्या है, φ2 है। तो भैया एक बात बताओ, नेट फ्लक्स जो होता है वो Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q इनक्लोज कितना होगा, कितना अंदर गया, φ1, कितना बाहर गया, φ2। अंदर जो फ्लक्स गया वो φ1 और बाहर जो फ्लक्स गया वो क्या गया, φ2 गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, φ1 माइनस φ2 बराबर होना चाहिए Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे क्वेश्चन में कितना चार्ज जो पूछा गया था कि कितना अंदर है, तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्या आएगा, φ1 माइनस φ2। तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ φ1 माइनस φ2, ये पहला ऑप्शन रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ φ1 माइनस φ2। तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि नेट फ्लक्स जो निकल रहा है वो φ1 माइनस φ2 होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, देखो इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। अगर यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा तो ये कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज, ओके, यानी कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे चार्ज है और नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल देखो, अगर कोई पॉइंट है, अगर वहां पे तुम चार्ज रखे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी या तो वहीं पे जाकर के टर्मिनेट होगी या तो वहीं से एनिमिनेट होगी। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस वहां पे जाकर टर्मिनेट होंगी, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज किसी जगह पे तो लाइन वहीं से प्रोड्यूस होंगी। यानी यहां पे चार्ज लाइंस तो डिसकंटिन्यूअस होंगी। अगर कोई चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो लाइंस वहां पे डिसकंटिन्यूअस होंगी। चार्ज नहीं रखा है, सिर्फ ऐसे ही है पॉइंट, और लाइंस चलती आ रही तो ठीक है, वो चलती ही जाएंगी। मतलब बिना किसी चार्ज का पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होंगी, चलती ही जाएंगी। बट अगर कोई चार्ज रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे ओरिजिनेट या टर्मिनेट होने लगेंगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज चार्ज एट दैट पॉइंट, बोथ बी एंड सी। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ्स। ओके फाइन, कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड है। तो लिखा है इन कूलॉम्स लॉ एफ बराबर के, पैराग्राफ्स नहीं पढ़ते ना, बोला था पैराग्राफ्स नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर बन जाएगा। इन कूलॉम्स लॉ एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट, लिखा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड्स। मास ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। देखो नेचर ऑफ मीडियम पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता ही था। मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा, चार्ज अपने आप में एग्जिस्ट करता है, मास अपने आप में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें। डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशनल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला होता है एम्पियर इंटू टाइम, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि करंट जो होती है वो चार्ज बाई टाइम होती है, तो यहाँ से चार्ज क्या होगा, एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाई फोर्स। क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-T-2। ओके, MLT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए MLT-2, और ये R क्या है, डिस्टेंस है, तो L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब मैच करा लो, M ऊपर जाएगा तो M के पावर -1, M के पावर -1 जिसमें है वही सही होगा, यानी दो ऐसे कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए L पावर 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, तो L के पावर -3, L के पावर -3 किस में है, L के पावर -3 इसमें है। दैट मीन्स कि ये बी कट जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आई, आगे भी बढ़ सकते थे हम, पूरा निकाल सकते थे, पूरा निकालोगे तो सामने ही आएगा, इसको सॉल्व कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला है ना, डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे रिजल्ट आ जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 8 डाइपोल्स ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, द टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा, 0। टोटल फ्लक्स क्या होगा, 8 डाइपोल्स ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट
ऑफ द क्यूब विल बी, इसमें ऑप्शन सही नहीं दे रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर 8 डाइपोल है बेटा, 8 डाइपोल दे रखे गए हैं, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ई दे रखा गया है, यानी कि डाइपोल जो बनाया गया होगा उसमें एक तरफ प्लस ई एक तरफ माइनस ई दे रखा गया है, और ये सब एक क्यूब के अंदर रखे गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो किसी एक को हटा करके यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, जीरो, क्योंकि नेट इनक्लोज्ड चार्ज क्यूब से क्या होगा, जीरो, और फ्लक्स का फार्मूला फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तुमने देखा ये कितनी बार, लगभग 8 बार तो मैं इसको बोर्ड पे आज ही लिख चुका हूं कि फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना रेलेवेंस है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें। टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स इक्वल टू 0.09 व्हेन दे आर 0.3 मीटर अपार्ट इन एयर, द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज ई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसमें फार्मूले में जाएंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर करेंगे, F की वैल्यू डाल देंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्टेंस की वैल्यू डाल देंगे। रही बात इसकी, तो ये वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻9 दे रखा है। Q1 Q2 में दे रखा था इक्वल चार्जेस, तो दोनों चार्ज को तुम क्या मान लो, Q और Q मान लो, सॉल्व कर लोगे और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल्स विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी। कूलॉम फोर्स का फार्मूला और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिमिलर तो चलता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F बराबर G m1m2/r², 11th क्लास में पढ़ाया जाता था। और कूलॉम फोर्स में जब जाते हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है, और वो होता है स्मॉल k Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो ये किससे मैच कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। Why does the electric field inside a dielectric slab decreases when kept in an external electric field? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इन्होंने बोला है कि कोई भी कंडक्टर जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, कोई भी कंडक्टर जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, राइट, देखिए, व्हेन डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, सॉरी कंडक्टर नहीं डाइलेक्ट्रिक बोला गया है, स्लैब डिक्रीजेस व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, मान लो जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सपोज दैट कोई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है कुछ इस तरीके से, ये है कोई डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बहुत कम होंगे बट होंगे। जब तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, जब तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने इसमें ऐसे लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इसके अंदर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इसके अंदर जाएगी, ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लेकर के जाते हो, राइट, तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स महसूस करते हैं और वो पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये हो गया पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोला जाता है इसी को, पोल फॉर्मेशन हो गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के इंड्यूस होने के बाद ये चार्ज फिर से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है। यहाँ पे क्या बनने लगती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितना, बताओ, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, किसके वजह से, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, इन्होंने पूछा था ना वाई, तो आप इसी का आंसर यही लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, इक्वेशन लिख देंगे, बहुत बढ़िया बात, और स्टेटमेंट लिख देंगे एक लाइन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स Q एंड कैपिटल Q माइनस Q। इन्होंने बोला है कि एक हमारे पास चार्ज है और वो कितना है बेटा, Q है, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक चार्ज दिया Q और अगला चार्ज दिया कैपिटल Q माइनस Q। कह रहा है क्वेश्चन में विच आर देन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, यानी इन दोनों को हमने एक d डिस्टेंस पे रख दिया, एक इधर एक इधर। अब कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम कहां लिखा है, ये इंपॉर्टेंट सब, मैक्सिमम फोर्स जब कभी भी पूछा जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसी भी चार्ज को अगर ब्रेक करके दो जगहों पे रख के मैक्सिमम फोर्स लेना हो तो आप हाफ हाफ में डिवाइड करोगे, क्योंकि याद करो फोर्स के फार्मूले में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो Q1 Q2 आपको मैक्सिमम बनाना है। Q1 Q2 मैक्सिमम कब बनेगा, जब किसी नंबर को हाफ हाफ में ब्रेक करोगे। करके देख लो यार, 10 है मान लो कोई नंबर, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना हो तो 9 × 1 कर सकते हो, 9 × 1 प्रोडक्ट विल बी 9। 8 × 2 कर सकते हो, 8 2 16 होता है। 7 × 3 कर सकते हो, 21 होता है। 6 × 4 कर सकते हो, 24 होता है। 5 × 5 कर सकते हो, 25 होता है। तो तुम देख पा रहे हो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हुआ, दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, एक नंबर 10 को जब बराबर बराबर वो नंबर बना
तब जाकर के प्रोडक्ट मैक्सिमम आया 25। और जब किसी चार्ज से भी दो पार्ट में ब्रेक करके प्रोडक्ट मैक्सिमम लेना होगा तो बराबर ही ब्रेक करोगे। क्यों बराबर, क्यों हमको प्रोडक्ट की बात करनी है? क्योंकि कूलॉम फोर्स को मैक्सिमम बनाना है तो कूलॉम फोर्स के फार्मूले में 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। Q1 Q2 का मतलब क्या हुआ? चार्जेस का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम बनाना है तो चार्ज को बराबर बराबर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब बताइए कि उनके बीच में फॉर द सेम वैल्यू ऑफ Q व्हेन द डिस्टेंस इज केप्ट फिक्स्ड, मतलब इन्होंने बोला है कि अब बताइए उनके बीच में क्या फोर्स लगेगा। देखो ध्यान से, A certain charge Q is divided into two parts. आपको कंफर्म हो गया मैक्सिमम फोर्स लेना है तो बराबर बराबर ब्रेक करना पड़ेगा। Which are then separated by a distance d, दोनों को d डिस्टेंस पे रख दिया। Calculate the maximum electric force, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो। देखो एक बात बताएं, ये तो इन्होंने Q दे ही रखा है, ये जो दे रखा है इस नौटंकी को भी तुम्हें क्या मानना है? Q। दोनों को बराबर ही मानना है। बराबर मानोगे तभी ये प्रोडक्ट मैक्सिमम देगा। तो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा बताइए? नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा? ये Q है किसके बराबर? कैपिटल Q/2 के बराबर। ये Q किसके बराबर है? कैपिटल Q/2 के बराबर। तो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलो बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2, यानी Q1 Q2 बोले तो Q/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नीचे 4 आ जाएगा तो Q²/4 और 4 के साथ मिलकर क्या बना देगा? 16। दैट विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सर्टेन center of the line joining the two equal charges Q, so that the system of the three charges will be in equilibrium if Q बराबर -Q/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो चार्ज हैं, कैपिटल Q इनकी वैल्यू दे रखी गई है और उनके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, अ चार्ज स्मॉल q। तो कह रहा है कि चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम, थ्री चार्जेज विल बी, तीनों को इक्विलिब्रियम में करना है। बेटा देखो बताएं, बाहर बाहर वालों को इक्विलिब्रियम में कर लो, सेंटर वाला तो अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा। बाहर बाहर वालों को इक्विलिब्रियम में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये ना होता तो रिपल्सन की वजह से दूर भाग जाते। बोलो सही है? अगर ये तीसरा ना होता तो ये रिपल्सन की वजह से दूर भाग जाता और ये कितने फोर्स को महसूस करता बताइए? अगर ये तीसरा ना होता तो इसकी वजह से फोर्स लगता है इसके ऊपर 1/4πε0 एंड Q² डिवाइड बाई टोटल दूरी को अगर मैं कुछ मान लो टोटल दूरी को मैं R मान लेता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा? R²। ये फोर्स लगता उसका इसके ऊपर। बट जब ये आया पिक्चर में, जब इसकी एंट्री हुई एकदम, तो इसने क्या किया होगा? इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर दिया होगा। तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से, राइट, इसके अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स लगेगा और वो लगेगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई R/2 का स्क्वायर। बोलो सही है? तो a charge Q is placed at the center of the line joining the two charges so that the system of the three charges will be in equilibrium if Q बराबर -Q/4। हमें स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो ये बताओ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए फोर्स? जी हाँ बिल्कुल। तो F बराबर, चलो एक काम करते हैं, इसको F1 नाम दे देते हैं, इसको F2 नाम दे देते हैं। तो F1 बराबर F2 होना चाहिए सवाल में। तो ये क्या आएगा? 1/4πε0 कैपिटल Q² डिवाइड बाई R² मस्ट बी इक्वल टू 1/4πε0 और यहां पे क्या जाएगा? कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या जाएगा? R²। बोलो बात सही है? काटो इसको, स्मॉल q की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 4 नीचे आ जाएगा, q बच जाएगा, तो ये q डिवाइड बाई 4। बट एक बात ध्यान रखना कि ये जो फार्मूले हमने इस्तेमाल किए इसमें तो चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड रखा जाता है। आपको पता है कूलॉम फोर्स के फार्मूले में जब हम वैल्यू बराबर कर रहे हैं तो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है, मॉड में लगा करके चार्जेज आए हुए हैं। इसका मतलब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड आया है। अब होना कैसा चाहिए? ये माइनस होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। तो लास्ट में आंसर लिखते समय हम ये बात लिख देंगे, लास्ट में आंसर लिखते समय लिख देंगे कि Q बराबर -Q/4, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। द थर्ड चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, तभी तो वो अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि सेम कैलकुलेशन बनेगी और सेंटर वाला तो खुद इक्विलिब्रियम में होगा ही क्योंकि वो सेंटर पे दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगेंगे, उसके ऊपर तो हमेशा ही नेट फोर्स 0 होगा, चाहे -Q रखो चार्ज को, चाहे +Q रखो। चलिए बेटा आगे बढ़ लें। एसेशन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज इज, क्या ही बोले, टाइपिस्ट को इज होना चाहिए, ठीक है, इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द ओके इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी भाई साहब ने 2 बार लिखा है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट इंक्रीजेस वॉट एवर विद द नेचर ऑफ द चार्ज। नेचर ऑफ द चार्ज क्या होगा? देखो एक बात बताओ तुम, लिखा है अ पॉइंट चार्ज
इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से प्रेजेंट है, बात को समझिए, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बनी हुई है, किसने बनाया हमें नहीं मतलब, कैसे बना वो भी नहीं मतलब, है तो है, ठीक है। आगे इसने बोला है कि कोई पॉइंट चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया, ठीक है भाई, तो वो पॉइंट चार्ज कोई नाम तो लिया नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी दोनों हो सकता है। तो अब एक बात बताइए, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लेकर के यहाँ पे मान लो बाहर से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम चार्ज की एंट्री करा दी इसमें बहुत तेजी के साथ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे नियर बाई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। बट अगर सोच के देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता तो अपने तरफ अट्रैक्ट करता, नेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नियर बाई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसने क्या बोला है कि व्हाट एवर द नेचर ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नियर बाई रीजन इंक्रीजेज, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर लेकर के आ रहे हो तो नियर बाई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव चार्ज लेकर के आ रहे हो तो नियर बाई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ, कहां भाई, अभी तो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए आगे बढ़े। लिखा है 5 चार्जेस Q each are placed at the corners of a regular pentagon of the side A as shown in the figure. What will be the electric field O at O, the center of the pentagon? देखो एक बात बताओ, रेगुलर लेक्चर में पढ़ाते समय ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हम लोग बताते हैं, और ये बात क्या है, ये बात क्या है जरा मुझे बताइए। हम लोग ट्रायंगल से इस बात को समझते हैं कि ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, तो ये चार्ज अगर प्लस Q रखे हो, वर्टिसेस पे चार्ज अगर बराबर रखे हो बेटा, तो सेंटर पे क्या होता है, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बनाता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाता है। अब एक ही पॉइंट पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, एक इधर बन गई, एक इधर बन गई, एक नीचे बन गई। अब तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करोगे तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन पहले कर लो, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन जब हम करते हैं तो ये जाता है बिल्कुल बीच से, ये जाता है बिल्कुल बीच से। अच्छा रहा सवाल ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे दो बराबर वेक्टर का रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर, और ये ई और ये ई दोनों एक दूसरे को क्या कर जाता है, कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाता है, कैंसिल, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाती है, 0। तो जब कभी भी कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब साइड्स बराबर होती हैं, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है अगर वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज रखे हो, तो चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, राइट, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, कोई भी हो। ये इंपॉर्टेंट सी केस है, एन साइड पॉलीगन अगर होगा तो भी चलेगा, ये एन साइड का रेगुलर पॉलीगन अगर है, वर्टेक्स पे चार्जेस अगर बराबर रखे गए हैं, तो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगी ही करेंगी, डायरेक्टली नहीं कैंसिल करेंगी, बट वो वेक्टर एडिशन होकर के ओवरऑल कैंसिल कर जाएंगी, कुछ इस तरीके से। इसमें भी वैसा ही होगा, पेंटागन दे रखा गया है, वर्टिसेस पे चार्जेस बराबर दे रखे गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना है। What will be the electric field at O if the charge from one of the corner is removed? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, इन्होंने बोला है कि अगर ये पांचों की बजाय किसी चार पे ही चार्ज होता है, जैसे यहां पे चार्ज है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, यहां है ही नहीं, तो बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। देखो अब क्या है कि अगर तुम ये क्वेश्चन टेक्निकली नहीं करोगे तो ये कर ना पाओगे, इसको बात समझ में आई, पहले से नहीं किए होगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5-4 की वेक्टर एडिशन करने में हालत हो जाएगी खराब। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, इसकी निकालोगे, और चारों का वेक्टर एडिशन करोगे और आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन कर नहीं पाओगे। अब हम इसको करेंगे उल्टा तरीके से, कैसे करेंगे, सोच के देखो, अगर ये 4 है, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, बट 5वां जैसे एंट्री मारता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती, वो है नहीं, अलग बात है, बट अगर वो होता तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, 0। इसका मतलब उस 5वें ने चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर किया होगा, यानी वो जो 5वां जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उतना ये चारों मिलके बना रहे हैं। तो सिंपल, इस 5वें की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ निकाल लो, और 5वां चार्ज है कितना, Q, साइड्स की लेंथ कितनी मान लो इसकी सेंटर से दूरी मान लो x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां आएगी वही हमारा आंसर आएगा, इस पार्ट का, इस पार्ट का, इसका। ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड O एट O if the one charge is removed from the corner? तो आंसर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज कितना लिया गया था, कैपिटल Q आई थिंक, एंड डिस्टेंस सेंटर से अगर उसकी x है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4 की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन उतना ही होगा जितना एक अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, एंड आंसर तुम्हारे सामने है। बात समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़ ले। What will be the electric field at O if the charge Q at A is replaced by minus Q? देखो तुमको एक बार फिर से ले जाए हम उसी पेंटागन में, देखो ये प्लस Q था, तो ये प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना रहा है, जरा मुझे बताइए,
ये प्लस क्यू वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी यहां बना रहा है वो नीचे ही तो बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे बना रहा है। कितनी बना रहा है, जो हमने अभी सामने निकाल करके डेटा दिखाया इतनी बना रहा है। अब ये कह रहे हैं अगर यहां माइनस क्यू चार्ज हो जाता, प्लस क्यू के बजाय क्या हो जाता, माइनस क्यू। और एक बात और समझना, जितना ये बना रहा है उतना ये चारों मिलकर बना रहे हैं, मतलब इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही रही होगी। समझो बात को, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इन चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ऊपर रही होगी, है ना, क्योंकि तभी कैंसिल करेगा। इन चारों की देखो, इसकी इसकी और इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रही होगी, ऊपर ऊपर रही होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रही कितनी होगी, जितना इस अकेले की यहां पे नीचे रही होगी, वो हमने पीछे ये जो सामने डेटा दे रखा है इसके बराबर रही होगी। अब इसने कहा कि ना साहब यहां पे माइनस क्यू रखना है अब की बार, तो माइनस क्यू चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही बनाएगा, और ये चारों भी उधर ही बना रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले की डबल हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो डेटा लिखा हुआ है इसी का डबल हमारे पास आंसर आने वाला है अगले पार्ट में। ठीक है, ये वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो लिखा हुआ वो तुम लिख सकते हो, 2q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर विल बी द आंसर। How would your answer of first part be affected if the pentagon is replaced by n side regular polygon with charge q at each of its corner? अभी अभी आपको बताया था, रेगुलर पेंटागन हो मतलब सारी साइड्स बराबर हो, वर्टिसेस पे चार्जेस भी बराबर हो, तो कुछ भी हो जाए सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलिए बेटा आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दिस इज, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, इस क्वेश्चन को बहुत पहले आना चाहिए था, कोई बात नहीं, कहीं पे भी सीख लो। ये एक कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे गिर जाएगा, इसको बैलेंस करना है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे किधर चाहिए, ऊपर चाहिए, जो mg को बैलेंस करे। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर कैसे लगेगा, जब तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे नीचे, क्योंकि याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो है ना बैलेंस होना चाहिए, इसका मतलब ये जो फोर्स है, अच्छा ये फोर्स कितना होगा, QE, तो ये जो फोर्स है QE बराबर किसके होना चाहिए, mg। QE बोले तो EE और EE बराबर mg, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी बेटा, mg डिवाइड बाई E। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझ में आ रही है, mg डिवाइड बाई E बैलेंस कर दोगे, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वही माना जाएगा, और वो आंसर आपके सामने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। टेक्निक आपको मैं बता चुका हूं, पूरा शायद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम करोगे वैल्यू लगभग सॉल्व करोगे आ जाएगा। करके दिखाएं क्या, करके दिखाएं, कर लेना यार, टाइम नुकसान मत करो, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इन द गॉसियन सरफेस शोन बाय द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन आपने नहीं बनाया, डार्क लाइन बना दिया, कोई बात नहीं। सम चार्जेस आर इनसाइड एंड सम आर आउटसाइड, कुछ चार्ज अंदर है कुछ चार्ज बाहर है। कह रहा है फाइंड द फ्लक्स, क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड नेट बराबर, देखो आसान जरूर है बट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं, यही एग्जाम में आएंगे, तुम ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम में जाओगे तो मेरी बातें तुम्हें याद जरूर आएंगी, ठीक है। तो Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई कितना कितना कितना, एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना है साहब, इनक्लोज चार्जेस सिर्फ लेना होता है, तो Q1 माइनस, चलो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं Q2 और माइनस Q3, क्योंकि चार्ज नेगेटिव में साइन के साथ रखते हैं, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, टोटल फ्लक्स Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। A sphere S1 ऑफ द रेडियस R1 इंक्लोजेज अ नेट चार्ज कैपिटल Q, डायग्राम में भी दिख रहा है, एक स्फीयर है, रेडियस R1, चार्ज Q है। इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2, डायग्राम में दिख रहा है, रेडियस R2, R2 बड़ा है R1 से, इंक्लूडिंग द चार्ज 2Q, यानी इसमें चार्ज 2Q रखा गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, ओके, यानी S1 जो ये वाला है ना, S1 ये वाला जो स्फीयर है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, पहले ये बताओ। तो देखो बेटा फाई का फार्मूला Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाई 1 उसमें क्या है। अब बात करते हैं फाई 2 की, तो फाई 2 कौन सा स्फीयर का होगा, ये बाहर वाले का, बाहर वाले का, ठीक है ना। तो बाहर वाले का जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो क्या आएगा, फाई 2, और फाई 2 विल बी, टोटल चार्ज कितना आएगा, 2Q प्लस Q बोले तो टोटल इनक्लोज चार्ज लेते हैं ना यार, बाहर वाले के अंदर चार्ज क्या है, 2Q प्लस Q बोले तो 3Q, तो 3Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस से कोई चक्कर नहीं है, फ्लक्स की रेशियो साहब निकालना था, तो फाई 1 बाई फाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 1/3, फाई 1 बाई फाई 3 मस्ट बी इक्वल टू क्या, 1/3, 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फाइन, बात समझ में आई। अगले पार्ट में आ जाइए। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1, सॉरी how will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant 5 is introduced in the, okay, यानी ये जो मीडियम है ये बीच वाला, इसमें अगर एक हम लोग
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो एक बात समझना, स्पेस में जो हमारे पास परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट होती है, जब कोई मीडियम डाल देते हो तो वहां पे परमिटिविटी के एप्सिलॉन नॉट लिखने लगते हो, पता है ना ये बात, फार्मूले की लिस्ट में बताया था आपको। ओके, तो अब यहां आ जाइए, पहले वाले से पूछ रहा है केवल अंदर वाले से, तो ये क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाई के एप्सिलॉन नॉट। ओके, और K 5 था और Q बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 5 थी, तो इसका मतलब 5 डिवाइड बाई 5 मस्ट बी द आंसर। 5 डिवाइड बाई 5, ये 5 का मतलब है 5 डैश कर लो इसको, नया फ्लक्स है ये, नया फ्लक्स पहले फ्लक्स का डिवाइड बाई 5 हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। आइए बढ़िए आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग थ्रू अ सरफेस ds इज 5i कैप प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला अप्लाई करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला क्या होता है, E डॉट ए, इज दैट क्लियर? E डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड है 4i कैप प्लस 4j कैप और क्या है प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया वेक्टर। ओके, 5i कैप, ये कितना दे रखा है 5i कैप, ds लिखो, ए वेक्टर लिखो, बात वही है ना, ds छोटा सा, 5i कैप। डॉट प्रोडक्ट तुम्हें करना आता है, बहुत ही आसान सी बात होती है। डॉट प्रोडक्ट में इस वाले i का इस वाले i के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 और 5 करोगे कितना आ जाएगा 20। यहां j का j के साथ, k का k के साथ, वो है ही नहीं, तो इसका मतलब 20 यूनिट इज द आंसर, क्योंकि वो जब नहीं है तो 0 आएगा आंसर। भाई मान लो यहाँ पे 4 है, उसको लेकर 0 है, तो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो 0 आएगा, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 20। 20 कहाँ दिया था 20, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। आ जाइए, पैसेज वाला सवाल है, पढ़े होंगे नहीं क्योंकि पढ़ना हमने छोड़ दिया है, आगे बढ़े। देखो तो अब हम लोग जो है स्टेटमेंट की बातचीत कर लेते हैं। गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो यार बात तो ये सही कह रहा है, क्यों? देखो गॉस थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली गॉस थ्योरम हमें फायदा कब देती है, जब सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होते हैं, यानी ऐसे गॉसियन सरफेस जहां हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलती है या तो फ्लक्स बने ही नहीं। तो किसी भी डाइपोल पे जब तुम बात करोगे तो दोनों चार्ज एक जगह तो होते नहीं है भाई, दो जगह होते हैं, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दो जगह होते हैं। तो अब अगर आप इसको गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कहीं निकालने की कोशिश करो, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे तुम गॉस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कैसा गॉसियन सरफेस लोगे बाबू, कैसा? कोई भी सरफेस लोगे, उसके किसी भी तरह का ले लो, सिलेंडर ले लो, क्यूब ले लो। नॉर्मल बेसिक लेक्चर पढ़ाते समय हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि तुम्हें गॉसियन सरफेस लेने में जो जरूरत पड़ती है मोस्टली 99% सवालों में काम कर जाता है स्फेयर क्यूब सिलेंडर, स्फेयर क्यूब और सिलेंडर, उन्हीं को लेने से काम बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम स्फेयर ले लो, क्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, इस पॉइंट से पास होता हुआ होना चाहिए। उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी तो फायदा देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 काम नहीं करेगा। बात समझाई? थ्योरेटिकली गॉस थ्योरम सही होगी बट प्रैक्टिकली वो हमें फायदा नहीं देगी, और सवाल प्रैक्टिकली पूछा गया है। गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड, यूज्ड शब्द इज इंपॉर्टेंट, यूज्ड यानी ये यूज करने की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रिक डाइपोल डू नॉट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डू नॉट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है डू नॉट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक तरफ मतलब कोई भी गॉसियन सरफेस तुम लोगे ना, जैसे मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस है, तो उस गॉसियन सरफेस से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कहां है भाई, ये वाला माइनस जितनी दूर है, क्या यहां से भी वो माइनस उतनी ही दूर है? नहीं है। तो इस माइनस का इफेक्ट पूरे सरफेस पे सेम नहीं होगा, किसी भी तरह का तुम देख लो, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इन्होंने जो लिखा है कि गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात तो सही है, देखो बात सही है, ओके फाइन, वही मैं देख रहा था। देखो ये आंसर जो है ये बात तो सही बोल रहा है, डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तुम नहीं निकाल सकते, ये बात पूरी तरह से सही बोला जा रहा है, देख लो, समझ नहीं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल डू नॉट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात भी सही है, और इसी की वजह से वो चीज हो नहीं पा रही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, राइट।
एंड यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। बात समझ में आई? स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे क्या है, ट्रू है, क्योंकि गॉस लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एकदम सही बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल डू नॉट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात भी पूरी तरह से सही है। इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। सिमेट्रिक नहीं है, तुम देख सकते हो। आगे बढ़ ले बेटा, आगे बढ़ ले। An electric charge of this is placed at the center of a sphere of radius this. Electric flux through the sphere is, क्यों कैलकुलेट करा रहे हो, टाइम नुकसान करा रहे हो? देखो इधर, ये देखो सेंटर पे चार्ज रखा गया है, रेडियस भी दे रखी गई है, तो तुम क्या कर लोगे बताओ? अच्छा, फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना दिया था? ये दिया था, ठीक है, 8.85 10 टू द पावर माइनस 13, 8.85 10 टू द पावर माइनस 13, और एप्सिलॉन नॉट कितना है भाई? 8 वो तो पता ही होता है, 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये तो कट उठ गया, 1 आएगा और 10 के पावर माइनस 1 आएगा, बोले तो माइनस 0.1। तो माइनस 0.1 कहाँ दे रखा है? माइनस 0.1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। रेडियस से मतलब नहीं है ना यहाँ पे, सरफेस के साइज से मतलब नहीं है गॉस थ्योरम की जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ ले। नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जेस आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ लिखा है? क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई ए स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर सो एज टू गेट अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस। देखो एक चार्ज है, सॉरी एक स्फीयर है, और इस स्फीयर की रेडियस दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर बोल सकते हो, ये रेडियस दे रखा है। और इसको कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, कितना चार्ज हमको देना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर जो सिग्मा बने बेटा, वो बने 3 पाई कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। देखो सिग्मा का फार्मूला होता है चार्ज बाई एरिया, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा इतना रखना है 3 पाई, और एरिया की जहां तक बात है तो स्फीयर है, स्फीयर की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होती है, तो 4 पाई और आर स्क्वायर कितना आएगा? ये जो सामने है इसी का स्क्वायर, तो 25 एंड 10 टू द पावर माइनस 2 का क्या करोगे? स्क्वायर। 25 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे, और क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे बेटा तो आंसर जो आपके सामने आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ऑप्शन इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा। आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करी है। देखो दो चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 यहाँ पे दे रखे हैं, वैल्यू सामने रखी है, डाइपोल टाइप का है ये डाइपोल है। और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। कहाँ है ए पॉइंट बी? देखो ये ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट हमारे पास कहाँ है? यहाँ पे है बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, और सी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बातचीत चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो ये जो डाइपोल है, मतलब तुम पहले पार्ट का अगर सोल्यूशन हम करें, तो देखो ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि ये है हमारे पास Q1, ये है हमारे पास Q2, बीच में सेंटर, और सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर पे हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताओ इस प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर होगी? आगे। इस माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आगे। तो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाली है? वेक्टर एडिशन करोगे, सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, तो E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 में E1 की वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। स्मॉल Q2 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्मॉल Q कैपिटल Q जो लिखना है लिख लो। तो स्मॉल Q2 डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। Q1 दिया है 10 टू द पावर माइनस 8, Q2 दिया है 10 टू द पावर माइनस 8, मगर वो माइनस में दिया है। देखो इस फार्मूले में चार्ज बिना साइन के रखते हो, तुम्हें 10 टू द पावर माइनस 8 रखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज जो यहाँ है वही चार्ज वहाँ पे भी है, और डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है वही डिस्टेंस वहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब हुआ कि आएगा 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8, बात समझ आई? 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई डिस्टेंस, यहां से ये वाली दूरी कितनी होगी? 0.05 मीटर। देखो क्वेश्चन में दिया है, तो यहां पे क्या लिखोगे? 0.05 का स्क्वायर, और हाँ इतना ही ये भी आएगा, तो तुम सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? और इसको सॉल्व कर दोगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। मैं आंसर अभी दिखा दूंगा, ये आंसर क्या निकल कर आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। सेकंड पार्ट की जब हम बात करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट में जब देखो, सेकंड पार्ट में डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, और पॉइंट यहाँ है।
यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q1, यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q2। ये बताओ ये प्लस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बताओ जल्दी से बताओ। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इधर ये E1 होनी चाहिए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी। अब ध्यान देना, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगी वो आएगी E1 माइनस E2, ये आएगी E1 माइनस E2। और E1 जब निकालोगे तो डिस्टेंस सिर्फ तुम इतना लोगे, E2 जब निकालोगे तो डिस्टेंस इतना लोगे। बात समझ में आई? यहां से वहां तक, क्योंकि वो चार दूसरा है, इसमें रख करके वैल्यू निकाल देंगे, उसका भी आंसर निकाल सकते हो। मैं कैलकुलेट करूंगा, आंसर टाइम ज्यादा लगेगी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कौन सी वैल्यू कहां रखनी वो मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। अब आ जाओ उधर ऊपर वाले पे चलते हैं। तो ऊपर वाले में देखो एक बात समझने की जरूरत है, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, देखो मैं इसी डायग्राम में ही तुम्हें बताता हूं, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इस डायरेक्शन में बनाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज हैं दोनों उनकी वैल्यू सेम है, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर एडिशन से लिखा जाएगा। तो वेक्टर एडिशन करोगे तो इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, बिल्कुल बीच से होकर के जाएगी। आप चाहें तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन का डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। 0.05 मीटर दे रखा है तो ये ओके, डाइपोल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, एक बात बताओ, अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, इसका और इसका, तो ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल भी मान लो थीटा है। वेक्टर एडिशन करोगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर, एक जाएगा सामने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जाएगा नीचे, एक जाएगा सामने, तो ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 2e cos थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 2e cos थीटा। और थीटा कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये थीटा बनेगा, क्योंकि ये थीटा होगा तो भी, तो भाई ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो 2e cos थीटा रखना है आपको। तो 2 और e में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कोई भी चार्ज ले लीजिए, डिवाइड बाई ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से लगा लोगे, ये 0.05 0.1 पाइथागोरस थ्योरम से लगा लोगे, ये दूरी जो भी आएगी। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, सॉरी ये डिस्टेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, 0.1 का स्क्वायर करोगे। और हाँ, cos थीटा निकालते समय तुम्हें बेस बाय हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा, बेस विल बी 0.05 और हाइपोटेन्यूज विल बी 0.1। तो यहाँ पे 0.05 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 0.1 होगा, रख देंगे, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁸ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख सकते हो बहुत छोटे में मैंने इसको करके दिखाया है। हाँ, सॉल्व करोगे तो आंसर्स ये आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के आंसर्स ये आएंगे, तुम इनको कर करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट लाइंग इन द YZ प्लेन, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है, YZ प्लेन में अगर ये सरफेस एरिया लाई कर रही है तो इसकी एरिया वेक्टर क्या होगा, 20i कैप। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होती है। एरिया अगर YZ प्लेन में लाई कर रही है, लेट्स से दिस इज Y, दिस इज Z, तो YZ प्लेन में अगर एरिया लाई कर रही है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में जाएगा, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स तुम्हारी इच्छा ले सकते हो। तो हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप ले लिया, तो ये है इसका एरिया वेक्टर ए कैप या वेक्टर है। तो इन्होंने फ्लक्स पूछा था बेटा, तो फ्लक्स फाई का फार्मूला होता है ई डॉट ए, फ्लक्स फाई का फार्मूला होता है ई डॉट ए। तो यहां देखो ये 20 का 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 25 जा कितना होता है 100 यूनिट मस्ट बी द आंसर, बिकॉज बाकी सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बाकी सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ ले। A hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on the diameter and away from the center is directly। देखो एक हेमीस्फीयर दे रखा है भाई, ऐसे एक हेमीस्फीयर है, ऐसे ये हमने एक हेमीस्फीयर बनाया और ये हेमीस्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। A hemisphere is uniformly charged positively, तो यानी कि इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज दे रखा गया है हेमीस्फीयर के ऊपर। आगे इसने बोला है एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो सेंटर तो ये है, डायमीटर इसका ये भी हो सकता है, डायमीटर ये भी हो सकता है, ऐसे जब बनेगा तो भी ऐसे वैसे तमाम इनफाइनाइट डायमीटर बनेंगे, बट इसने बोला है वो डायमीटर जो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो सेंटर से अवे मतलब कि ये वाले डायमीटर की बातचीत कर रहा है, ये इस डायमीटर पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बातचीत कर रहे हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगी, जब तुम नेट निकालोगे तो वो अंडरस्टूड है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे मुन्ना इधर होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। क्यों होगी इधर, क्यों होगी इधर, क्योंकि देखो बात को समझना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसलिए होगी, थोड़ा सा मैं इसमें कलाकारी कर लेता हूं, ठीक है। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये इसलिए होगी क्योंकि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, ऐसे बनाएगा,
ये वाला चार्ज, मतलब ऐसे तुम टुकड़ों में जा सकते हो, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, तो ऐसे ही मतलब इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएंगे, इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएंगे। तो तुम जब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तुम बना रहे हो, इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स में सबका कंपोनेंट लोगे तो सबका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर, एक इस साइड और दूसरा कंपोनेंट ऊपर, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचेगा, ऊपर की तरफ। तो इन्होंने लिखा परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, क्या है, ये तो नहीं है, पैरेलल टू द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड, ना ना ना, पैरेलल टू द डायमीटर, यानी जिस डायमीटर पे वो पॉइंट लाई कर रहा था उसी डायमीटर के पैरेलल होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चले आगे बढ़ ले बेटा, नेक्स्ट। The line of force of the electric field due to the two charges Q and capital Q, कहाँ है Q? Yes, this is Q, ये वाला Q है और ये वाला कैपिटल Q है, are sketched in the figure, state if Q is positive, Q is negative, मॉडल की बात कर रहा है। ओके, एक बात बताओ, ये जो चार्ज है ये लाइंस तो उसी की तरफ जा रही है भाई, ये लाइंस तो उसी की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ लिखा है, ये पॉजिटिव कट जाएगा, कहाँ, ये इसके, ये तो कट गया, ठीक है ना, ऑप्शन तो कोई एक ही टिक करना है, तो सीधी सी बात है Q इज नेगेटिव, ये वाली बात तो सही है। ओके, और ये पूरी तरह से सही है, क्यों भाई, क्योंकि मॉड ऑफ Q भी ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, इसकी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा बन रही हैं, इसकी नंबर ऑफ लाइन देखो, इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस है निकली और इसने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब ये पावरफुल ज्यादा था, देखो ध्यान से, ये वाला पावरफुल ज्यादा था, नेगेटिव भी था साथ में पावरफुल भी था, इसलिए मॉड ऑफ Q ग्रेटर देन मॉड ऑफ स्मॉल q। ये जो कैपिटल Q है ना, स्मॉल q सॉरी, ये स्मॉल q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो स्मॉल q पॉजिटिव भी लिखा होगा, देखो तुम ये दोनों ऑप्शन तो पक्का कट जाएगा, मगर इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, तो q इज पॉजिटिव, मगर ये वाली लाइन भी तुम्हें ध्यान देना है, ये वाली लाइन भी ध्यान देना है, क्योंकि ये जो लिखा है इतना और इतना, ये तो दोनों में सही है, बट ये लाइन तुमको समझने में हेल्प करेगी कि कौन सी बात सही कौन सी बात गलत। देखो ना, जैसे लाइन कोई भी चार्ज निकालता है और दूसरा चार्ज जो पड़ोस में होता है वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां ध्यान से देखिए, इन लाइंस को देख करके ही साफ समझ में आ रहा है, इन लाइंस को देख करके ही मुझे समझ में आ रहा है, देखो ये लाइंस बनी हुई हैं, इन लाइंस को देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि स्मॉल q चार्ज ने जो लाइंस को रेडिएट करा है, ये कैपिटल Q ने अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये कैपिटल Q क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। देखो ये लाइंस ऐसे निकली होंगी मगर इसके बाद भी खींच करके इधर आ गई, इसलिए कैपिटल Q ज्यादा नेगेटिव है, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। चले भैया आगे बढ़ ले, चलो बहुत बढ़िया। An electric dipole of dipole moment P is placed in the uniform electric field. Obtain the expression of the torque experienced by the dipole. Identify the two vectors. देखो ये प्रूविंग है, एग्जाम में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, चलो हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है कोई डाइपोल, ये प्रूविंग है भैया, बात समझना ध्यान से, ये है हमारे पास डाइपोल, ये है माइनस Q चार्ज, ये है प्लस Q चार्ज, ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। अब जो है, एक मिनट, चलो, अब जो है ये माइनस Q चार्ज है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो ये बताओ ये जो चार्जेस हैं वो फोर्स महसूस करेंगे, तो फोर्स महसूस करेंगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी, पीछे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी, पीछे, इस पे किधर फोर्स लगाएगी, आगे, इसलिए ये टॉर्क महसूस करेगा, कितना कितना कितना, तो फोर्स का फार्मूला क्या बताया था, QE, ये जो दोनों फोर्स लगेंगे वो क्या लगाएंगे, QE, तो ये कपल फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, कपल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो कपल फॉर्म कर रहा है अगर, और मुझे इसका क्या चाहिए, टॉर्क, तो कपल का टॉर्क कैसे निकलता है, कोई भी फोर्स और फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, तो ये परपेंडिकुलर दूरी दोनों फोर्स के बीच की, ये देखो ऐसे इसको मिलाओ, ये है परपेंडिकुलर दूरी ये, और डाइपोल की टोटल लेंथ क्या लिखी जाती है, 2L, और ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये सामने कितना होगा, 2L साइन थीटा, ये जो छोटी सी नन्ही सी ट्रायंगल बनी, अगर इसमें तुम साइन थीटा लोगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर जो मुझे चाहिए था, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बोले तो 2L, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L साइन थीटा। अब तुम्हें टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क क्या होता है कपल का, F इंटू आर परपेंडिकुलर, कोई भी एक फोर्स और परपेंडिकुलर दूरी का मल्टीप्लीकेशन, कोई भी एक फोर्स और परपेंडिकुलर, तो कोई भी एक फोर्स कितना है बेटा, QE, कोई भी एक फोर्स कितना है, QE, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 2L साइन थीटा। ओके, 2QL को डाइपोल मोमेंट P कहा जाता है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ठीक, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E, तो ये है प्रूविंग जो एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत 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 पॉपुलर, ठीक, आगे बढ़ ले, बात समझ में आ रही है आपको, तो ये इस क्वेश्चन की प्रूविंग हो गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज माइनस q इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अनदर चार्ज q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एक चार्ज है, एक चार्ज सर्कल में घूम रहा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इसका मास है m और ये सर्कल में घूम रहा है विद सम वेलोसिटी v। आगे क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ये जो सर्कल है इसकी स्मॉल आर। देखो एक बात बताओ, अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन, यहां सेंट्रीपिटल है फोर्स कौन, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फार्मूला होता है mv² डिवाइड बाई आर। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बोले तो Q और Q मैग्नीट्यूड रखते हैं केवल, Q1 Q2 डिवाइड बाई r² बराबर होना चाहिए mv² डिवाइड बाई आर। आर ने आर को मारा तो स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लिया हमने, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या आने वाली है बताइए जरा। ये स्मॉल आर इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इधर उधर कैसे करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी से करके देखो ना। ये स्मॉल आर उधर जाएगा, आर कट गया तो Q² डिवाइड बाई mv²। यहाँ पे क्या आएगा, Q² डिवाइड बाई mv²। ऑप्शन चेक करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई mv² डिवाइड बाई mv², ये है बी ऑप्शन। m को बाहर ले रखा है और q बाई वी के स्क्वायर कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे बढ़ लें। ये क्या दे रखा है, ये तो प्रीवियस ईयर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये अगेन हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ते हैं, हमने प्रॉपर्टीज की कंडक्टर पढ़ रखी है कि कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा गॉस थ्योरम से प्रूव होता है, राइट। गॉस थ्योरम के हिसाब से किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। किसी भी हॉलो स्फीयर ले लो, उसके मेटल का बना हुआ, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। उसको फैराडे केज बोला जाता है, तो ये फैराडे केज पे बना हुआ है क्वेश्चन है, फैराडे केज भी उसी को बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ फैराडे केज। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। फैराडे केज का मतलब है कि कोई भी मेटल का बना हुआ एक हॉलो केज, राइट, हॉलो केज मेटल का बना हुआ, उसकी खास बात क्या होती है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जितना लगा लो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो, क्योंकि गॉस थ्योरम से भी ये बात प्रूव होती है। तो फैराडे केज इसी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक द फैराडे केज। मेटल होना चाहिए भैया, ध्यान रखना, कॉपर। मेटल कौन है, कॉपर। तो कॉपर को फैराडे केज के लिए इस्तेमाल करेंगे बिकॉज बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं। अब यहां पे आ जाइए एग्जांपल्स। मेटल का मतलब कंडक्टर, ध्यान देना, मेटल जब मैंने बोला है तो क्या होना चाहिए, कंडक्टर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड नहीं, ओके। आगे बढ़ो। एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज इज कार, प्लास्टिक बॉक्स इंसुलेटर होता है, लाइटनिंग रॉड ना, मेटल रॉड, रॉड में कैसे अंदर घुस जाओगे, कार, जो हमारी कार होती है जिसमें हम लोग घूमते हैं वो क्या है, फैराडे केज का एग्जांपल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाएगी अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड अ फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, जीरो। इसीलिए तो व्यवस्था की गई, फैराडे केज के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. Its surface must have charge equal to, okay. Isolated point charge plus Q, देखो मतलब हमारे पास कोई फैराडे केज है, मान लीजिए ये मेटल है, हॉलो है, तो फैराडे केज हो गया। प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड, इसके अंदर प्लस क्यू दे रखा है, तो इन्होंने कहा कि इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, इसके सरफेस पे चार्ज कितना होगा। अगर ये फैराडे केज है, अगर ये फैराडे केज है तो बेटा यहां फैराडे केज का मतलब ये मेटल का बना होगा, तो ऐसे मेटल की कम से कम दो सरफेस तो होगी ना, ऐसे देखो ये दो सरफेस होंगे, और इसके अंदर मेटल की है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो प्लस क्यू रखोगे तो ये प्लस क्यू का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ रिपेल करेगा, तो ये अंदर वाले सरफेस पे कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, नेगेटिव। अंदर वाले सरफेस पे कौन से चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिव, राइट। और बाहर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बाहर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इन्होंने यही पूछा था, ठीक है। इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू, आंसर है प्लस क्यू, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई। प्लस क्यू चार्ज रखेगा, सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। नेक्स्ट, यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम्ब पर मीटर। ये पर मीटर होना चाहिए, पीछे करके दिखाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए यहां पे भी 2 बार दे दिया गया। ड्रॉ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ ई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द चार्ज। देखो ये सेकंड कर लेते हैं ग्राफ। इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि कोई हमारे पास चार्ज है, कोई रॉड है जिसको चार्ज कर दिया गया, और लैम्डा कूलॉम्ब पर मीटर, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के एक पॉइंट दिया है, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाइए। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तुम्हें अगर याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, वो आई थी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा डिवाइड बाई आर। ठीक, तो लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड का आर से कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर से कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो इसका ग्राफ जब तुम बनाओगे तो ये रहा स्मॉल आर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये है ग्राफ, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ बनाने को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। देखो बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बट वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आगे अलग आगे अलग आगे अलग 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 जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई डाइपोल अगर तुम रखोगे बेटा, यहाँ पे डाइपोल अगर रखोगे, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा QE बट QE 1 लिखोगे। यहाँ पे फोर्स लगेगा QE बट QE 2 लिखोगे। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डायग्राम में नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें पैरेलल लाइंस नहीं बनानी होती हैं, राइट। तो बट आप समझिए, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, तो इसलिए QE1 QE2। अब नेट फोर्स यहाँ पे क्या बनेगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो QE1 डिफरेंस QE2 यानी नेट फोर्स होगा। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो नेट फोर्स क्या हो जाता, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो नेट फोर्स क्या हो जाता बेटा, जीरो हो जाता। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं होता है। क्या होता है, नॉन जीरो। ठीक है। अच्छा, टॉर्क का जहां तक सवाल है, तो टॉर्क तो ये यूनिफॉर्म होगी तो भी एक्सपीरियंस करेगा और नॉन यूनिफॉर्म में भी घूमने की टेंडेंसी रखता है। टॉर्क का मतलब रोटेशन। अब फोर्स बट नॉट टॉर्क, टॉर्क बट नॉट फोर्स, ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, बात तो सही है, सी ऑप्शन। फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। एक चीज हम तुमको और बता दें, टॉर्क एक केस में नहीं लगेगा, जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ लिखा है क्या, कैन एक्सपीरियंस। टॉर्क एक केस में नहीं लगेगा, जब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, दोनों फोर्स की लाइन सेम हो जाएगी, तो वहां पे टॉर्क नहीं लगेगा। अ टॉर्क बट नॉट फोर्स, पहला ऑप्शन क्या लिखा, अब फोर्स बट नॉट टॉर्क। फोर्स तो लग ही रहा है, और नॉट टॉर्क का मतलब नॉट टॉर्क यहां होगा, बाकी हर जगह होगा। अ टॉर्क बट नॉट फोर्स। देखो ये क्वेश्चन में मोर प्रिसाइज ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये डाइपोल बिल्कुल सीधा आ जाएगा तो उस केस में इसके ऊपर टॉर्क जीरो हो जाएगा, फोर्स तो तभी भी होगा। बात समझ में आई? तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमको एक जनरल केस लेकर के चलनी होती है। भाई कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी है कि आपको यहीं रखना है, उन्होंने जनरल बात करी है, तो आप जनरल बात करो ना, किसी एंगल पर रख करके देखो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। कंसीडर द टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 and S2 इंक्लूडिंग द चार्ज 2Q and 4Q। सामने दिख रखा है, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे 4Q है। यहाँ पे 2Q चार्ज है, यहाँ पे 4Q चार्ज है रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। ऐसा सवाल पीछे किया था, क्या तुम खुद से ट्राई करोगे, जल्दी बताओ। φ1 अंदर वाले का, φ1 कितना आएगा बताओ, 2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले का φ2 कितना आएगा बताओ, 4Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। रेशियो निकालो जल्दी बताओ, φ1 बाई φ2 1/2, φ1 बाई φ2 कितना आएगा, 1/2, कट जाएगा, राइट। How will the electric flux through the sphere S1 change if the diameter of the dielectric constant epsilon naught। अगर हम लोग यहाँ पे कोई S1 मतलब यहाँ के फ्लक्स को कितना चेंज कर देंगे अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई रख देंगे। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पीछे हमने किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे आएगा φ1 बराबर 2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही है। तो K एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है वहां क्या हो जाता है, K एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और K की जगह यहाँ पे कौन है, एप्सिलॉन R। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्फीयर असर्शन रीजन का सवाल है। शार्पर इज द कर्वेचर ऑफ ए स्पॉट। मतलब जैसे, मतलब ये कुछ इस तरीके की, देखो हिंट देने शुरू कर दिए क्वेश्चन में, ऐसे है ना, ये शार्प है, ये शार्प है। तो शार्पर इज द कर्वेचर ऑफ ए स्पॉट ऑन अ चार्ज्ड बॉडी, लेसर विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये तो गलत है यार, जहां पे शार्प होता है वहां पे तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां चार्ज डेंसिटी करीब होगी, यहां चार्ज डेंसिटी लेस होगी। बात समझ में आई? जब कभी भी शार्प एज होता है ना, तो वहां चार्ज पास पास आता है। इन्होंने बोला है शार्पर इज द कर्वेचर ऑफ ए स्पॉट on a charged body, lesser will be the charge density at that point. The assertion point is wrong. Electric field is non-zero inside a charge conductor. अरे चार्ज कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, इसने बोला है नॉन जीरो, इसका मतलब ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ में आई क्या? चले आगे बढ़े। ओके,
ओके ओके, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। टू लार्ज थिन मेटेलिक प्लेट्स, मेटल की प्लेट्स हैं, थिन है, ओके फाइन, पैरेलल क्लोज टू ईच अदर ऑन द इनर सरफेस प्लेट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन मैग्नीट्यूड दिस एंड दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन में हमसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिया क्वेश्चन को, तुम आराम से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतला नहीं, सिग्मा की वैल्यू दे रखी गई है। बेटा एक बात बताओ, ये वाली सीट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी आगे, ये वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी आगे, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दो, बात खत्म। और एक थिन सीट है, ध्यान देना यहाँ पे थिन लिखा था कहीं, थिन और लार्ज, तो थिन सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, सॉरी थिन सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइन। तो यहां पे क्या आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताइए, E1 प्लस E2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 बार जुड़ेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगले की भी क्या है, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उसमें तो माइनस सिग्मा दे रखा है, साहब माइनस सिग्मा की वजह से डायरेक्शन डिसाइड होगी, डायरेक्शन उसकी अंदर जा रही है, प्लस की डायरेक्शन उधर की तरफ जा रही है, तो माइनस का रोल यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड करना है, राइट। वैल्यू रखते हो इस फार्मूले में, इस फार्मूले में सिग्मा का सिर्फ क्या रखते हो, वैल्यू, तो क्या आएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैपेसिटर ही तो है एक तरीके से, तो सिग्मा की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर है। बहुत ही आसान सवाल है, बात समझ में आई, और इसका आंसर कुछ लिखा नहीं, तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट, टू बॉडीज ए एंड बी द कैरिंग दिस एंड दैट माइक्रो कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर। बढ़िया सवाल है, कभी कभी बढ़िया का मतलब आसान है बट गलती कर देते हैं बच्चे। देखो एक बॉडी है, -3 कूलम का चार्ज है, एक बॉडी है जिसपे -0.44 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ये भी माइक्रो कूलम भी था, ठीक है, माइक्रो कूलम, फाइन, -3 माइक्रो कूलम, ओके। अब इन्होंने कहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे। एक बात बताओ, अगर ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें -ne चार्ज आ जाएगा कि +ne, बताओ, इसमें से निकले तो +ne, और इसमें गए तो क्या हो जाएगा, माइनस था और जुड़ जाएंगे तो -ne, यानी अब ये चार्ज ऐसा हो जाना चाहिए। भाई देखो एक बात बताओ, यहां तुमने चार्ज निकाला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन निकाला, और यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो ये चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब दो बॉडी है ना इस क्वेश्चन में, एक बॉडी है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर से इधर जा रहा है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, जिसपे से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव, जिसमें जाता है वो नेगेटिव, तो जिसपे से निकला पॉजिटिव, n इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना पॉजिटिव, ne, n इलेक्ट्रॉन उसमें गए तो कितना, -ne। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, -3 + ne बराबर -0.44, और उसके बाद से -ne वैल्यू रख देंगे, बताइए। अच्छा ये माइक्रो कूलम में दिया था तो आप कूलम में बदल लेना भैया, इसको कूलम में बदल देना, इसको कूलम में बदल देना, या तो उसको माइक्रो में बदल दो, दोनों ऑप्शन है। तो -3 × 10⁻⁻6 -0.44 10⁻⁻6, और यहां पे क्या आएगा -ne, सॉल्व करोगे। अच्छा ई की वैल्यू क्या है, 1.6, ई 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। एन की वैल्यू निकालनी है, जो एन की वैल्यू आएगी वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किए, और आप इसको जो है क्वेश्चंस को एक बार फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जब कभी भी स्टक करिए तो जाकर के सोल्यूशन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल थे सारे, एग्जाम में रिपीट होंगे क्वेश्चंस, मैं पहले बता रहा हूं। और इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप हमारा जो फार्मूले वाली लेक्चर है उसको जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन आफ्टर इसको करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।